भारत में मुसलमानों की जनसंख्या संसार के 196 देशों से अधिक है, उसके बाद भी वो माइनॉरिटी है। तो ये पाखंड क्या उचित है क्या? क्या ये माइनॉरिटी के डेफिनिशन के पीछे, माइनॉरिटी राइट देने के पीछे यही विचार था संविधान में? बिल्कुल नहीं था। और 22 करोड़ की जनसंख्या को प्रोटेक्शन क्यों चाहिए? वो 1918 तक 954 करोड़ रुपए, 954 करोड़ रुपीस वेयर गिवन टू मुस्लिम्स फॉर गोइंग टू हज। कोई एक ऐसी हिंदुस्तान के अंदर ही कोई ऐसी धार्मिक यात्रा है जिसके लिए सरकार पैसे देती है किसी नागरिक को? नहीं देती। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो प्रस्ताव में ये कहा गया है कि 5 साल में सिर्फ एक बार चुनाव होना चाहिए और उसी में लोकसभा का चुनाव होना चाहिए और भारत के सभी राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव होना चाहिए। नमस्कार, मैं मेजर सरस त्रिपाठी आपके समक्ष आज अपने कुछ महत्वपूर्ण विषयों को लेकर आया हूं और वो विषय कहाँ से लिए गए हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने बहुत अध्ययन किया और उसके बाद पाया कि हमारे देश में कुछ ऐसे कानून हैं जो जब तक इस देश में रहेंगे तब तक देश का विकास नहीं हो सकता, देश की समस्याएं बढ़ती रहेंगी। और बहुत गहन अध्ययन के बाद, भारत के संविधान का अध्ययन करने के बाद और जो संविधान के ऊपर बहुत से अ, आयोग, बहुत सी समितियां बिठाई गई थीं, उनका अध्ययन करने के बाद मैं जिस निष्कर्ष पर पहुंचा वो ये था कि हमारे देश में 3 तरह के बदलावों की ज़रूरत है। कुछ कानून हमारे देश में ऐसे हैं जिनको जिनका निर्माण होना आवश्यक है, कुछ ऐसे हैं जिनमें बदलाव करना आवश्यक है और कुछ ऐसे हैं जिन्हें समाप्त करना आवश्यक है। There are certain laws that needs to be enacted by the Parliament of India. There are certain laws that need amendment and there are certain laws that need repeal. तो इसके बेसिस पे मैंने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम है साइलेंट कॉन्स्टिट्यूशन डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस इंग्लिश में, और हिंदी में मौन संविधान भयानक परिणाम। तो ये पुस्तक जो मैंने लिखी, इसमें मैंने 21 कानूनों की अनुशंसा की है जिन्हें या तो भारत की संसद द्वारा बनाया जाना चाहिए और या तो जिनमें बदलाव किया जाना चाहिए और जिन्हें या तो समाप्त कर दिया जाना चाहिए। कुछ कानून ऐसे हैं जो पब्लिक डोमेन में हैं और जिन पर काफ़ी बहस हो रही है और यहाँ तक कि सरकार ने भी उस पे कार्यवाही प्रारंभ कर दी है। कुछ ऐसे कानून हैं जो बिल्कुल पब्लिक डोमेन में नहीं हैं और लेकिन वो बहुत आवश्यक हैं, संभवतः उनके ऊपर लोगों की निगाह नहीं गई है। तो आज हम आपके समक्ष ऐसे प्रमुख 5 कानूनों की बात करेंगे जो मैंने अपनी इस पुस्तक में लिखा है। तो हम यहाँ से प्रारंभ कर सकते हैं। मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उस विचार से अपनी बात को कहना शुरू करूँगा, जो उन्होंने जिनका वो जो उनका बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य है कि हाउएवर गुड अ कॉन्स्टिट्यूशन मे बी, इफ दोज हू आर इम्प्लीमेंटिंग इट आर नॉट गुड, इट मे prove to be a bad constitution. However, bad constitution may be if those implementing it are good, it may prove to be a good constitution. कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी संविधान अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता। डॉक्टर अंबेडकर ये कहते हैं कि संविधान कितना भी अच्छा हो, लेकिन यदि जो लोग उसका संचालन कर रहे हैं, उसका क्रियान्वयन कर रहे हैं, वो लोग अच्छे नहीं हैं, तो संविधान खराब हो जाएगा। और अगर संविधान बहुत ही खराब है लेकिन जो लोग उसका संचालन कर रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अगर वो अच्छे हैं, सद्भावना, सद्विचार से काम कर रहे हैं, तो संविधान अच्छा होगा। और दुर्भाग्य रहा कि हमारे देश में जिन्होंने संविधान को प्रारंभ में इम्प्लीमेंट किया, जिन्होंने संचालित किया, क्रियान्वित किया, वो सभी अच्छे लोग नहीं थे। तो ये जो पीपीटी है हमारा, ये मैं एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको अपनी बातें कहूँगा, क्योंकि भारत में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के बोलने वाले लोग हैं। तो जो हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होगा वो अंग्रेजी में है और मैं अपनी बातें, उन सारी बातों को हिंदी में कहूँगा। इसमें पुस्तक में 21 कानून हैं, जिनमें से हमने 5 कानूनों को लिया है और ये हमारी पुस्तक है। मौन संविधान भयानक परिणाम हिंदी में और साइलेंट कॉन्स्टिट्यूशन डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस अंग्रेजी में। पुस्तक एक ही है लेकिन दोनों भाषाओं में लिखा गया है ताकि हिंदी और अंग्रेजी दोनों के पाठकों तक ये पुस्तक पहुंच सके। तो आज हम इस पुस्तक के 21 कानूनों में से सिर्फ 5 कानूनों के विषय में बात करेंगे और उसमें से सबसे पहला कानून है हिंदू राष्ट्र कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन एंड डेफिनिशन एक्ट, यानी हिंदू राष्ट्र
संवैधानिक पहचान और परिभाषा अधिनियम। ये वो कानून है जिसकी मैंने अनुशंसा की है कि यह कानून भारत की संसद के द्वारा बनाया जाना चाहिए और जिसमें भारत को संवैधानिक रूप से एक हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए। अभी तक की जो स्थिति है, कई लोग ये कहते हैं कि भारत तो पहले से ही हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि किसी भी राष्ट्र की पहचान उसकी जो संस्कृति है, उसकी जो प्राचीनता है, उसका जो इतिहास है, उसकी जो आत्मा है, उससे होती है। और इसमें एक पैसे का शक नहीं है कि हमारा जो संविधान है, हमारा जो देश है, वो एक हिंदू राष्ट्र है। लेकिन संविधान में इसकी कोई मान्यता नहीं है, क्योंकि संविधान न हिंदू राष्ट्र को मानता है और न सनातन राष्ट्र को मानता है, न सनातन धर्म को मानता है। संविधान तो धर्मनिरपेक्ष है, सेक्युलर है। अब इसकी आवश्यकता क्यों है? भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों किया जाना चाहिए? इस विषय पर हम चर्चा करेंगे और आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से जो तथ्य हैं उनको भी दिखाने का मैं प्रयास करूंगा। तो ये 5 कानून हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हिंदू राष्ट्र कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन एंड डेफिनेशन एक्ट पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है कि हमारी डिमांड क्या है, हमारी मांग क्या है? वो ये है, हमारी डिमांड है कि रिकॉग्नाइज एंड डिफाइन भारत एज अ हिंदू राष्ट्र बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। यानी कि भारत को संवैधानिक रूप से एक हिंदू राष्ट्र परिभाषित करे और उसको संवैधानिक पहचान दे। अब प्रश्न ये है कि ये प्रपोजल किस लिए चाहिए, ऐसा क्यों होना चाहिए? तो मैं अपने तथ्यों पे आता हूं और आपको कुछ बातें बताता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया में कुल 201 देश हैं। इस पे थोड़ा विवाद हो सकता है, कोई 102 कह सकता है, सॉरी 202 कह सकता है, 203 भी कह सकता है, क्योंकि थोड़ी बहुत अंतर हो सकता है परिभाषाओं के बदलने से। लेकिन जो मान्यता है उसमें संसार में कुल 201 देश हैं, जिसमें से 196 हैं जिनको संयुक्त राष्ट्र संघ ने मान्यता दी है, यानी दीज नेशंस हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, और 6 ऐसे देश हैं जिनको मान्यता प्राप्त नहीं है। इस तरह से 201 देश है। उसमें से 131 देश ऐसे हैं जो क्रिश्चियन डोमिनेटेड है, यानी कि जिसमें ईसाइयों का बाहुल्य है, क्रिश्चियनिटी का। 58 देश ऐसे हैं, 58 कंट्रीज आर देयर व्हिच आर मुस्लिम डोमिनेटेड, जिसमें कि मुसलमान यानी इस्लाम धर्म का बाहुल्य है मानने वालों का। 7 ऐसे देश हैं जिसमें मेजॉरिटी जो है बुद्धिस्ट है, और एक देश ऐसा है जिसमें मेजॉरिटी ज्यूज है यानी इजराइल, और 2 देश ऐसे, मात्र 2 देश हैं जहां पे हिंदू बहुसंख्यक है, और वो दोनों देशों को बताने की आवश्यकता नहीं, आप जानते हैं। एक है भारतवर्ष और दूसरा है नेपाल। अब आदर्श में भी कुछ है, जैसे चीन है जो बोलता है कि हम वैसे तो बुद्धिस्ट कंट्री है, लेकिन बोलता है कि हम कम्युनिस्ट हैं और हम किसी धर्म को नहीं मानते। तो इस तरह से 201 राष्ट्र हैं, उसमें से सिर्फ 2 राष्ट्र ऐसे हैं जो हिंदू बाहुल्य है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इन दोनों देशों में से कोई भी देश सनातन धर्म या हिंदू धर्म को संरक्षण प्रदान नहीं करता। यह महत्वपूर्ण क्यों है, उसको हम दूसरी स्लाइड में देख करके समझ सकते हैं। अब आप देखिए कि जो 131 देश ईसाई हैं, उसमें से 33 ऐसे हैं जो थियोक्रेसी हैं। थियोक्रेसी का मतलब होता है धर्म राज्य, जिसका मतलब होता है कि इन देशों में ईसाइयत को, क्रिश्चियनिटी को राजकीय संरक्षण प्राप्त है, यानी संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। और ऐसी 28 इस्लामिक थियोक्रेसीज है। 58 में से, मतलब आज मोटा मोटा मान लीजिए 50% ऐसे इस्लामिक कंट्री हैं जो कुरान को और इस्लाम को ही अपना राज्य धर्म मानते हैं, और उसके विरुद्ध उन्होंने बहुत सारे कानून बनाए हैं जिसको ईश निंदा कानून कहते हैं, यानी ब्लास्फेमी लॉज, कि अगर कोई भी व्यक्ति इस्लाम के विरुद्ध कुछ भी बोले या बोलने का शक हो तो उसको कठोरतम दंड दिया जाता है, उसका सिर तन से जुदा हो जाता है, फांसी दे दी जाती है, पत्थर से मार दिया जाता है। तो बहुत सारी सजाएं हैं। तो इस तरह से उनको 28 देशों में राजकीय संरक्षण प्राप्त है। अब हम आते हैं कि हिंदू धर्म को किन किन देशों में संरक्षण प्राप्त है। तो हम देखते हैं कि 2 हिंदू बहुल राष्ट्र हैं और दोनों में भी हिंदू धर्म को संरक्षण प्राप्त नहीं है। नेपाल को कुछ वर्षों पहले, नेपाल एक धर्म राज्य था जहां हिंदू धर्म को राजकीय संरक्षण प्राप्त था,
लेकिन उसे भी समाप्त कर दिया गया। वो एक रिपब्लिक बन गया, गणतंत्र बन गया और उसके अलावा एक धर्मनिरपेक्ष देश बन गया। अब नुकसान इसके क्या है? सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जो हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है, वो अपने आप में ही बहुत ही विकृत है और उस विकृति का दुरुपयोग करके हमारे देश में, आप सभी को पता है, कोई छुपी हुई बात नहीं है, कि धर्मांतरण बहुत तेजी से हो रहा है। हमने सदाशयता में जो कुछ भी हम अपने संविधान में बनाया, उसका बहुत अधिक दुरुपयोग हो रहा है और भारत एक ग्रासलैंड की तरह प्रयोग किया जा रहा है। यानी कि एक ऐसा पास्चर है, एक चरागाह है जहां कोई भी आकर के चर सकता है। तो क्योंकि संविधान में लिखा है कि हर एक व्यक्ति को, हर एक संस्था को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है, तो इस प्रचार प्रसार करने के मौलिक अधिकार का दुरुपयोग करके बहुत सी संस्थाएं हैं जो भोले भाले आदिवासियों को 2 बोरी चावल देकर धर्म परिवर्तन कराने में लगी हुई हैं। ना तो उन्हें धर्म की समझ है और ना वो अंदर से कोई धर्म परिवर्तन करते हैं, लेकिन संख्या परिवर्तन हो जाता है गिनती के लिए कि हाँ अब ये ईसाई हो गए हैं और वो चर्च जाना शुरू कर देते हैं। इसी तरह इस्लाम का है। आगे का अगर हम डेटा देखेंगे तो बातें समझ में आएंगी। अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब सबसे कठिन बात यह है कि जब मैं ये कहता हूं कि भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तो मैं इसीलिए कहता हूं कि 33 थियोक्रेसीज क्रिश्चियनिटी में, 28 थियोक्रेसीज इस्लाम में, हिंदू में एक भी नहीं। तो उनका संरक्षक कौन है? उसके संरक्षक सिर्फ वो हिंदू हैं जो 120 करोड़ पूरी दुनिया में रह रहे हैं। अब ये आवश्यक क्यों है कि हिंदू धर्म को संरक्षण प्राप्त हो? उसका हम जब डेमोग्राफी देखेंगे तो हमें समझ में बात आ जाएगी। मैं एक बात हमेशा कहता हूं और अपनी पुस्तक में भी मैंने ये बात लिखी है कि इन डेमोक्रेसी डेमोग्राफी इज अवर डेस्टिनी। यानी कि लोकतंत्र में जो हमारी जनसंख्या है, हमारी धार्मिक जनसंख्या है, वही हमारा भाग्य है। अब इस बात को अगर गहराई से समझेंगे तो बात समझ में आएगी। स्लाइड को देखने के पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि लोग कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था और अधिकतर लोग इस बात से सहमत होंगे, लेकिन मैं कहता हूं यह अर्ध सत्य है। भारत और पाकिस्तान का विभाजन धर्म के आधार पर नहीं बल्कि धार्मिक जनसंख्या के आधार पर हुआ था। अगर धर्म के आधार पर हुआ होता तो भारत में न तो मुसलमान होते और न तो पाकिस्तान में हिंदू होते। उसका जो विभाजन का आधार था वह था कि जहां पे बहुसंख्यक मुसलमान है वो पाकिस्तान होगा और जहां पे बहुसंख्यक हिंदू हैं वह भारत बना रहेगा। तो अब यहीं से हमें यह समझना है कि आपकी जनसंख्या का महत्व क्या है। इसलिए मैंने कहा इन डेमोक्रेसी डेमोग्राफी इज योर डेस्टिनी। अगर हमारी जनसंख्या कम होती है तो हम राष्ट्र को खो देंगे और ये बात एक बार नहीं अनेक बार प्रमाणित हो चुकी है और 1947 में बहुत अच्छी तरह से प्रमाणित हुई है, क्योंकि पाकिस्तान को बनाने का जो आधार था मुस्लिम लीग का वो यही था कि जहां पर मुसलमान बहुसंख्या में हैं वह राष्ट्र अलग होना चाहिए और वो पाकिस्तान बनेगा और उसी तरह से वो बन भी गया। अब आते हैं स्लाइड पे। आप देखिए, बस एक छोटा उदाहरण दे रहा हूं। परसेंट ऑफ हिंदू पॉपुलेशन इन 1951। 1951 में जो पहली जनगणना हुई थी आजादी के बाद, उसमें हिंदुओं की जो जनसंख्या थी वो 84% थी, 84%। और मुस्लिम्स की जो जनसंख्या थी, पाकिस्तान नया नया बटा था 4 साल पहले, वो 9.8% थी। और जब पाकिस्तान बटा था तो डिवीजन के समय 1947 में भारत में 8% मुसलमान रह गए थे और जब बंटवारा हुआ था यानी 1947 15 अगस्त 1947 के पहले जब पाकिस्तान नहीं बना था तो भारत में मुसलमानों की संख्या लगभग 28% थी। देश का बंटवारा होने के बाद 8% रह गए और 20% यहां से चले गए और जहां बहुसंख्यक थे वो हिस्सा पाकिस्तान बन गया। तो 1951 में हिंदुओं की जनसंख्या 84% और मुस्लिम्स की 9.8%, 9.8% थी। उसके बाद 1911 का की जो जनगणना हुई उसमें हिंदुओं की जनसंख्या 79.8% और मुस्लिम्स की 14.3%, यानी कि 4% लगभग हिंदुओं की जनसंख्या कम हुई और उतनी ही मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ गई। अब बढ़ने के क्या कारण है वो अलग रिसर्च का विषय है, लेकिन आमतौर पे 2 कारण हैं। एक धर्म परिवर्तन और दूसरा ग्रोथ रेट। ये 2 प्रमुख कारण बताए जाते हैं
कि मुस्लिम्स की जो ग्रोथ रेट है वो रिकॉर्ड पे है, वो हाईएस्ट है पूरे देश में रिलीजियस कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और बाकी धर्मों की जो जनसंख्या है कमोवेश अपने प्रतिशत को उन्होंने मेंटेन किया है। अब हम इसको देखते हैं, ये अगली स्लाइड को देखिए, ये वर्ल्ड रिलीजन मैप है, यानी विश्व धर्म मानचित्र है। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि ये चूंकि एक अलग उद्देश्य के लिए बनाया गया है, इसलिए जो सीमाएं हैं थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती हैं, उस पर ध्यान नहीं देना है। इसीलिए मैंने डिस्क्लेमर भी डाल दिया है, नॉट टू स्केल, ओनली फॉर इंडिकेशन। आप इसमें देखिए जो बैगनी रंग दिखाई दे रहा है आपको, ये पूरे संसार में क्रिश्चियनिटी है। ये मैप मैंने इसलिए बनाया और रखा है यहाँ पे, ताकि कहते हैं पिक्चर स्पीक्स मिलियन वर्ड्स, कि कोई भी तस्वीर जो होती है वो करोड़ों शब्द एक बात में कहती है। आप देखिए, ये है ईसाइयत पूरी दुनिया में जो फैली हुई है, ऑस्ट्रेलिया से लेकर और अलास्का तक, और इधर अर्जेंटीना और चिली से लेकर उधर रूस तक। तो आप देखिए कि किस तरह से सारे संसार में सबसे अधिक भूमि पर ईसाई धर्म फैला हुआ है, उससे हमें कोई परेशानी नहीं है। अब आप उसके बाद देखिए जो हरा रंग है आपको दिखाई दे रहा है इस नक्शे में, वो इस्लाम का है। ये वो सब देश है जो मुस्लिम बहुल राष्ट्र है। उसके बाद आप देखिए कि जो एक लाल रंग के चौकोर में बनाया गया है, जिसमें 2 तीर लगे हैं और नेपाल और भारत को दिखाया गया है। ये सिर्फ वो देश है, 2 देश जो हिंदू बहुल है, यानी पूरी पृथ्वी पर हिंदुओं के रहने की जगह सिर्फ भारत और नेपाल है। तो क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, उसके अलावा बुद्धिज्म को भी आप देख सकते हैं भारत के बगल में दाहिने हाथ की तरफ जैसे मैप दिख रहा है, और हम अगर सही तरीके से कहें तो ईस्ट वर्ड्स जो अलग कलर कॉम्बिनेशन दिख रहा है वो बुद्धिस्ट कंट्रीज का है, जिसमें म्यांमार, थाईलैंड, ये सारे देश है, वो साथ है। और चीन के ऊपर आप देखिए, चीन का अलग से कलर दिया गया है जो बैगनी से काफी मिल रहा है, और ये नॉन रिलीजन है, अकेला देश। और उसके ऊपर मंगोलिया है, मंगोलिया बुद्धिस्ट कंट्री है। तो ये मैंने इसलिए दिखाया कि अगर किसी को ये शक हो कि हमें हिंदू राष्ट्र क्यों होना चाहिए, तो उसको ये बात समझ में आनी चाहिए कि अगर हम धर्मनिरपेक्ष हैं, अच्छी बात है, और जिस तरह के का माहौल इस समय देश में है, कहीं से शरिया की मांग उठती है कि शरिया कानून लागू होना चाहिए, कश्मीर में ये मांग उठती है हमें अलग कर दो। तो ये जब जो सब कुछ हो रहा है, तो इसीलिए आवश्यक है कि हम अपने को ये समझ लें कि हमारा भूगोल कहाँ है। और अपने पुस्तक में एक बात मैंने और भी लिखी है कि इफ जियोग्राफी इज नॉट योर्स, नाइदर हिस्ट्री नॉर फ्यूचर विल बी योर्स। जिसका भूगोल नहीं है उसका इतिहास कभी नहीं होता और भविष्य भी नहीं होता। कैसे नहीं होता? अब पाकिस्तान में हमारे कितने धार्मिक स्थल थे, कितने हिंदू थे, कितनी उनकी संपदा थी, वो कहाँ है? सब खत्म हो गया। दुर्गा चालीसा में एक लाइन आती है, हिंगलाज में तुम्ही भवानी महिमा अमित ने जात बखानी। तो आधे लोगों को पता ही नहीं हिंगलाज कहाँ है। हिंगलाज पाकिस्तान में है, और उसकी क्या दशा है आप जानते हैं। कितने मंदिर तोड़ दिए गए, कितनी जनसंख्या थी हिंदुओं की खत्म हो गई, कितने वहां से भाग कर आ गए जिनको नागरिकता तक भी नहीं मिली है। तो अगर भूगोल आपका नहीं है तो आपका इतिहास कभी नहीं होगा, और आपका भविष्य भी नहीं होगा। इसका उदाहरण स्वयं कश्मीर है। मैंने कश्मीर पे भी पुस्तक लिखी है, होली सिनर सर्च ऑफ कश्मीर, जो 425 पृष्ठ की पुस्तक है। उसमें मैंने लिखा है पूरे डेटा के साथ, क्योंकि मैं वहां पर 1992 यानी 1992 से 1995 तक एक सेनाधिकारी के रूप में मैंने वहां काम किया था, और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन यानी आतंकवादी विरोधी कार्रवाई में कार्य किया। तो हमें सब ग्राउंड की जो रियलिटीज़ हैं वो पता है, अपनी आंखों से मैंने देखा है। कश्मीरी पंडितों का पलायन 19 जनवरी 1990 को मास माइग्रेशन हुआ था उनका, फोर्स्ड माइग्रेशन। और उस समय कश्मीर में 1500 मंदिर थे। वैसे तो मंदिर कश्मीर में बहुत हैं। कहा जाता है कि कश्मीर में इतने तीर्थ थे कि तिल रखने की जगह नहीं थी। सब हिंदू तीर्थ थे। और 1389 के बाद 1319 में पहला मुस्लिम शासक हुआ था, 1319 से 1323 तक। उसके बाद फिर कुछ समय तक हिंदू शासक रहे, कुछ समय तक उथल पुथल रहा। फिर 1389 से लेकर और 1820 तक लगातार इस्लामिक रूल रहा, मुस्लिम शासक रहे। उस दौरान कश्मीर का जो डिस्ट्रक्शन हुआ है वो एक घायल सभ्यता है। मैं कश्मीर जाता हूँ, उस पर और भी काम किया है और रिसर्च कर रहा हूँ। वहाँ पर सिर्फ हिंदू धर्म, सनातन धर्म के नाम पे खंडहर है और कुछ नहीं बचा है। क्योंकि जिस तरह से यहाँ
मध्य गंगा घाटी में या पूरी गंगा घाटी में उत्तर भारत में मंदिरों को तोड़ा गया, चाहे काशी विश्वनाथ हो, चाहे राम मंदिर हो या कोई भी हो। उसी तरह कश्मीर में तो 500 साल तक अनवरत शासन रहा मुसलमानों का। और उन्होंने अ, वो तो मूर्ति भंजक हैं, उनके लिए मूर्ति की पूजा कुफ्र है। वहाँ एक शासक हुआ था सिकंदर शाह मीर, बुत शिकन उसको कहते थे। बुत शिकन का मतलब है आइकॉनोक्लास्ट, यानी अ पर्सन हु इज एनिमी ऑफ द आइडोल्स। तो वो उसका आदेश था कि जितनी भी मूर्तियां धातुओं की हैं, यानी चांदी और सोने की हैं, उनको पिघलाकर खजाने में जमा कर दिया जाए। जो काष्ठ की हैं उन्हें जला दिया जाए, और जो पत्थर की हैं उन्हें तोड़ दिया जाए। जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता उनको मानव मल से प्रतिदिन नहलाया जाए। तो ये 4 राजआज्ञा थी उसकी। तो किस तरह से सनातन संस्कृति के ऊपर आघात हुए, ये अपने आप में एक अलग विषय है। लेकिन हम अपने विषय पे आते हैं कि अगर वहां से जब कश्मीरी पंडित 1990 में भाग आए, तो 1500 में से 1000 मंदिर तोड़ दिए गए। सिर्फ 500 मंदिर अब बचे हैं जो लाइव है, यानी जहां पूजा हो रही है। तो ये बात मैं विस्तार से इसलिए बता रहा हूं कि अगर आपका भूगोल नहीं है तो आपका इतिहास भी नहीं रहेगा। पीछे आपने क्या किया। कश्मीर तो भारतीय संस्कृति का महान केंद्र था। तक्षशिला वहीं था जहाँ जो दुनिया का सबसे महान विश्वविद्यालय था, जहाँ चाणक्य ने भी शिक्षा पाई थी, वो सब खत्म हो गए। माँ शारदा का मंदिर था जो नीलम वैली में है, आज वो खंडहर में पड़ा हुआ है। तो अगर आपका भूगोल नहीं है तो इतिहास आपका कभी नहीं होगा, और भविष्य तो बिल्कुल होगा ही नहीं। तो इसलिए अपने भूगोल को अगर बचाना है तो अपनी जनसंख्या को बचाना है। जनसंख्या कैसे बचेगी? धर्मनिरपेक्ष रहकर तो नहीं बच सकती है। इसलिए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना और सनातन धर्म को संरक्षण संवैधानिक रूप से देना आवश्यक है। अब इस स्लाइड के बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ ये प्रश्न है कि व्हाई भारत एज हिंदू राष्ट्र, भारत को हिंदू राष्ट्र क्यों होना चाहिए? तो ये सवाल है कि अगर कश्मीर से हिंदू भागते हैं तो मुख्य भारत में आ जाते हैं, जम्मू में आ जाते हैं। लेकिन अगर भारत से भागना पड़ेगा तो कहाँ जाएंगे? कोई देश है क्या? तो इसलिए जरूरी है कि जो है उसी को बचाओ। हमने मैप में पीछे दिखा दिया आपको कि आपके पास भागने की भी जगह नहीं है। इज इंडिया पाश्चर? क्या भारत कोई चरागाह है जिसकी मर्जी हो आकर के यहाँ पे धर्म परिवर्तन कराता रहे? इतनी छूट क्यों दी गई है? आप सऊदी अरब में भगवत गीता लेकर नहीं जा सकते, वो सेट करके कूड़े में डाल देते हैं। तो हमने सारी मॉरलिटी का ठेका हमने ले रखा है क्या? क्या हमारे अपने धर्म को संरक्षित करने का, जो संसार की सबसे महान संस्कृति है, प्राचीनतम संस्कृति है, सबसे वैज्ञानिक संस्कृति है, जो विज्ञान पर आधारित है, उस धर्म को जीवित रहने का अधिकार नहीं है? और अगर है तो ये भारत का ही नहीं, संपूर्ण मानव सभ्यता का ये कर्तव्य है कि उसको संरक्षित करे। और इस तरह के जो धर्मांतरण हो रहे हैं, धर्मांतरण करके सबको ईसाई बनाना, मुसलमान बनाना, ये जो ठेका है ये नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जरूरी है, और दूसरा तो कोई करेगा नहीं। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन डेस्टिनी, तो ये हिंदुओं को करना होगा। और अभी समय है, आप कर सकते हैं, और एक समय आएगा जब आप नहीं कर पाएंगे। जैसे अफगानिस्तान आपके हाथ से निकल गया तो आप कुछ नहीं कर पाए, पाकिस्तान निकल गया तो आप कुछ नहीं कर पाए, बांग्लादेश निकल गया आप कुछ नहीं कर पाए। तो जो सही उचित समय है उस समय करिए। और ये पूरी मानवता का कर्तव्य है कि सभी धर्म को, सभी संस्कृति को जीवित रहने का अधिकार है। भारतीय संस्कृति को भी है, और उस पर चारों तरफ से आक्रमण हो रहे हैं, धर्म परिवर्तन के नाम पर, कभी लव जिहाद के नाम पर, लैंड जिहाद के नाम पर, और क्या क्या दुनिया भर की चीजें आप जानते हैं। तो इसीलिए आवश्यक है कि यह भारत एक हिंदू राष्ट्र हो। प्रोटेक्ट दिस, हिंदू राष्ट्र क्यों चाहिए? टू प्रोटेक्ट द सनातन धर्म। सनातन धर्म मानवता का धर्म है। वसुधैव कुटुंबकम, अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम, उदार चरिताणाम तु वसुधैव कुटुंबकम। हमारे ऋषियों मुनियों ने कहा कि यह मेरा है, यह तुम्हारा है, ऐसी गणना क्षुद्र बुद्धि के लोग करते हैं। हमारे लिए तो संपूर्ण विश्व एक परिवार है। तो इतना महान दर्शन जिसका हो, ऐसा किसी दर्शन का नहीं है। ईसाइयत में मानवता की सेवा की बात की जाती है, इस्लाम में सिर्फ इस्लामिक भाईचारा यानी उम्मा की बात की जाती है। जो मुसलमान नहीं है उसको जीने का हक नहीं है। और हिंदू धर्म अकेला धर्म है जो सिर्फ मानवता की बात नहीं करता, वो संपूर्ण जीव, संपूर्ण सृष्टि के जीवित रहने की बात करता है। क्योंकि हमारे ऋषि मुनि बहुत महान वैज्ञानिक थे, जो आज के वैज्ञानिक अभी तक वहां तक पहुंचे नहीं है। इसीलिए वो कहते थे, स्वामी विवेकानंद ने जब 1893 में शिकागो में धर्म संसद में अपना भाषण दिया था, जो पूरे संसार में बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और महानतम भाषण था, तो उन्होंने 2 बातें कही थी, और वो श्लोक उन्होंने कोट किया था। उसका मतलब ये था कि जिस तरह से एक माँ के गर्भ से पैदा हुए बच्चे सहोदर कहे जाते हैं और उनका माँ के ऊपर बराबर अधिकार होता है,
उसी तरह से इस धरती से जितने भी जीव जंतु, कोई भी प्राणी मात्र, वनस्पति जो भी पैदा हुआ है, उसका इस धरती पर बराबर अधिकार है। तो जो गाय है, बकरा है, भेड़ है, वो किसी के खाने के लिए नहीं बना है, वो इकोसिस्टम का हिस्सा है। तो सबको जीने का अधिकार है। तो हमारा धर्म तो सिर्फ मानव को जीवित रहने की बात नहीं करता, हिंदू को जीवित रहने की बात नहीं करता। हमारा धर्म तो ये कहता है इस सृष्टि में जितने जीव जंतु हैं उनको सबको जीने का अधिकार है। क्योंकि वो ऋषि मुनि वैज्ञानिक थे, वो जानते थे कि ये जो बैलेंस बना हुआ है प्रकृति में, इसीलिए प्रकृति की पूजा करते थे। जो बैलेंस है वो इसलिए है क्योंकि पूरा एक इकोसिस्टम है, अगर कहीं से भी वो डिस्टर्ब होगा तो सृष्टि खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए नदी को सम्मान देना, पेड़ों को सम्मान देना। कई पेड़ ऐसे थे जिनको काटा नहीं जाता था क्योंकि उनसे ऑक्सीजन बहुत निकलती। तो जो जितना वैज्ञानिक धर्म है उसको नष्ट करने पे विश्व क्यों तुला हुआ है? और अगर तुला हुआ है तो ये किसका कर्तव्य है कि उसकी उसकी रक्षा करे? उनका कर्तव्य है जो मानवता के विषय में सोचते हैं, जो जो जानते हैं कि किस धर्म से संपूर्ण विश्व का कल्याण होगा, और वो है सनातन धर्म। और हर धर्म को, हर व्यक्ति को अपने अस्तित्व को बचाने का अधिकार है, टू सेव आवर एग्जिस्टेंस। पांचवा कारण है टू स्टॉप डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट हिंदूज इन देयर ओन कंट्री। सनातन धर्म इसलिए आवश्यक है, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हिंदुओं के साथ स्वयं बहुत बड़ा भेदभाव हो रहा है। टू सेव द ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन एवर क्रिएटेड बाय ह्यूमन, मनुष्यों के द्वारा बनाई गई महानतम सभ्यता जो है उसको संरक्षित करने का सबका कर्तव्य है। और जो हमारे ज्ञान का भंडार है, हमारी भाषा संस्कृत संसार की प्राचीनतम और सबसे वैज्ञानिक भाषा है, अब इसमें कोई शक नहीं है। सब संसार ने यह स्वीकार कर लिया है कि संस्कृत से अधिक वैज्ञानिक कोई भाषा नहीं है। तो जो जहां इतने, और वेद संसार के प्राचीनतम जीवित लिखित ग्रंथ हैं, इनसे पुराना कोई भी ग्रंथ नहीं है जो लिपिबद्ध किया गया है। तो जो इतनी महान संस्कृति है, क्या उसको बचाने का कर्तव्य पूरे विश्व का नहीं है? और अगर नहीं है तो क्या स्वयं हमारे सनातन धर्मियों का नहीं है? इसलिए हिंदू राष्ट्र का बनना बहुत आवश्यक है। और भी बातें हैं जिसके कारण भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। जैसे आज जिसका जो मन होता है, कोई हनुमान का मजाक उड़ा लेता है, कोई गणेश का मजाक उड़ा लेता है, उसकी वैज्ञानिकता कोई समझता नहीं, वो सब मजाक के विषय हैं। और चूंकि धर्मनिरपेक्ष शिक्षा दी जाती है, इसलिए धर्म का विश्लेषण करके धर्म का ज्ञान और धर्म का विस्तार अधिकतर बच्चों को बताया नहीं जाता। तो जो हंसी मजाक में कही गई बातें होती है वो मान लेते हैं कि यही सही है। तो हम इस तरह से अपने इस चैप्टर के आखिरी पड़ाव पर आते हैं, और हमने इस जो स्लाइड है, आखिरी स्लाइड, इसमें हमने कई कारण दिए हैं और इसमें लिखा है, आखिर में हम सिर्फ उसको पढ़ रहे हैं। टू प्रोटेक्ट आवर जियोग्राफी, इफ जियोग्राफी इज नॉट अवर्स, आवर हिस्ट्री विल बी ऑब्लिटरेटेड एंड वी विल हैव नो फ्यूचर। जो बात मैंने पहले कही थी कि इसलिए भी ये बहुत आवश्यक है क्योंकि अगर भूगोल हमारा नहीं होगा तो इतिहास हमारा नहीं रह जाएगा और भविष्य हमारा समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही इस चैप्टर को मैं समाप्त करता हूँ और अगले चैप्टर पे आता हूँ। जो हम इस पुस्तक का अगला चैप्टर जो है मैं ले रहा हूँ वो है माइनॉरिटीज डेफिनेशन एंड आइडेंटिफिकेशन एक्ट। इस कानून में भारत सरकार से और भारत की संसद से ये प्रार्थना की गई है कि एक कानून बनाया जाए जिसका नाम हो माइनॉरिटीज डेफिनेशन एंड आइडेंटिफिकेशन एक्ट, यानी कि अल्पसंख्यक पहचान और परिभाषा अधिनियम। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि संविधान में और देश में माइनॉरिटी माइनॉरिटी माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक, ये राग इतना आलापा जाता है समाज में। रोज टेलीविजन पे सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला शब्द शायद माइनॉरिटी है। और लेकिन ये भी आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये शब्द संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं है। तो जब मैंने पुस्तक लिखा साइलेंट कॉन्स्टिट्यूशन डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस, तो टाइटल इसीलिए दिया कि संविधान कई जगह बिल्कुल चुप है, जिसकी वजह से बहुत खतरे पैदा हो गए हैं। उनमें से एक ये भी है कि माइनॉरिटीज को कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। और आपको जानकर यह भी आश्चर्य होगा कि हमारे संविधान में माइनॉरिटीज यानी अल्पसंख्यक 3 तरह के हैं। और अधिकतर पढ़े लिखे लोगों से पूछा जाए कि धार्मिक अल्पसंख्यक के अलावा और 2 अल्पसंख्यक कौन से हैं, तो पढ़े लिखे लोग भी बता नहीं पाते। कारण उसका यह है कि जिस चीज को हाईलाइट नहीं होना चाहिए वही चीज हाईलाइट हुई है। संविधान में इतने ज्यादा विरोधाभास हैं यानी कंट्राडिक्शंस हैं। संविधान बोलता है हम धर्मनिरपेक्ष हैं, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। जब सेक्युलर है तो माइनॉरिटी का कॉन्सेप्ट कहां से आया? जब धर्म के आधार पर कोई डिवीजन नहीं, कोई भेदभाव नहीं है, तो माइनॉरिटी और स्पेशल राइट्स, माइनॉरिटीज, इनको डिफाइन, इनको लिखने और इनको विशेषाधिकार देने की आवश्यकता कहां से हो गई?
तो संविधान में स्वयं बहुत सारे विरोधाभास हैं। उनमें से एक ये है कि एक तरफ तो संविधान कहता है कि हम भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश होगा, दूसरी तरफ आर्टिकल 25 से 30 तक माइनॉरिटीज़, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को स्पेशल राइट्स दिए गए हैं। तो ये विरोधाभास है। तो हमने इसमें ये कहा है कि माइनॉरिटीज़ को डिफाइन किया जाए और उनकी पहचान की जाए। तो यहाँ से शुरू करते हैं कि हमारे संविधान में माइनॉरिटीज़ 3 तरह की हैं। एक है एथनिक माइनॉरिटी, यानी हम जिसको कह सकते हैं जातीय अल्पसंख्यक। दूसरे हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी यानी भाषाई अल्पसंख्यक, और तीसरे हैं रिलीजियस माइनॉरिटी यानी धार्मिक अल्पसंख्यक। जब इन अल्पसंख्यकों को संविधान में विशेषाधिकार दिए गए तो उसके पीछे जो विचार था वो ये था कि चूंकि भारत एक महान राष्ट्र रहा है हमेशा से, और संसार के जितने भी लोग परसिक्यूट किए गए यानी कि जिनको सताया गया वो भारत में आकर शरण लिए और उन सबको यहाँ संरक्षण मिला। पारसी यानी पर्सिया ईरान से समाप्त हो गए और भारत में सुरक्षित है। ज्यूज को जब सारी दुनिया ने सताया तो वो भारत में आए, और जब इजराइल बना तो वहाँ के लोगों ने कहा कि सारी दुनिया में जहाँ भी हम गए शरण लेने के लिए हमारे साथ भेदभाव हुआ। भारत अकेला देश है जहाँ पे हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ। तो हमारे देश ने संपूर्ण संसार को संरक्षण दिया। लेकिन तो जब संविधान बनने लगा तो यह बात आई कि अगर कोई ऐसा वर्ग है जिसकी भाषा बहुत छोटी है या बहुत कम लोग बोलते हैं, या ऐसी कोई जाति है, ऐसा कोई एथनिक कम्युनिटी है जो बहुत छोटी है, कहीं वो नष्ट ना हो जाए, इसलिए संविधान में प्राविधान किया गया कि इन्हें विशेष संरक्षण दिया जाएगा। उसमें से एथनिक माइनॉरिटी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी और रिलीजियस माइनॉरिटी। जबकि रिलीजियस माइनॉरिटी को संरक्षण देने की आवश्यकता नहीं थी। उसका कारण यह है कि जब आपने संविधान को सेक्युलर बना दिया तो भेदभाव होना ही नहीं था। फिर भी आपने दिया तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन उसको डिफाइन नहीं किया। अब उसके बाद क्या हुआ कि एक केस आया सुप्रीम कोर्ट में जहां कहा गया कि ये बताइए कि माइनॉरिटी कौन है। तो एक जज थी, उनका नाम था जस्टिस रूमा पाल। एक जज की बेंच ने वो निर्णय दे दिया, जो कि निर्णय बहुत ही इरोनियस यानी त्रुटिपूर्ण है। और उन्होंने ये निर्णय दिया कि कोई भी कम्युनिटी जो 50% से कम है वो माइनॉरिटी है, जो कि बहुत ही गलत डेफिनेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी कम्युनिटी जब तक 51% नहीं होगी तब तक वो माइनॉरिटी का विशेषाधिकार प्राप्त करती रहेगी। ये उचित है क्या? तो जो उसके पीछे आत्मा थी वो तो समाप्त हो गई। और ये अलग बात है, ये इत्तेफाक हो सकता है कि जस्टिस रूमा पाल एक क्रिश्चियन थी, उनके रिलीजन से कोई मतलब नहीं, उन्होंने निर्णय दिया तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। लेकिन ये इरोनियस है, इसको बदला जाना जरूरी है, और यही इस चैप्टर में कहा गया है कि सरकार इसको डिफाइन करे। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो परिभाषा है उसमें यह है, और पूरे विश्व में जो मान्यता है कि कोई भी कम्युनिटी जो 2% से कम होती है उसे ही माइनॉरिटी माना जाना चाहिए। तो ये अनुरोध है भारत की संसद से कि भारत की संसद एक कानून बनाए जिसमें माइनॉरिटी को डिफाइन किया जाए। बहुत लंबा कानून नहीं होगा, सिर्फ 2 पेज का होगा, और उसमें वो ये बताए कि माइनॉरिटी कब तक लोगों को माना जाएगा। जब तक वो 51% नहीं हो जाते, या 40% नहीं हो जाते, या 30% नहीं हो जाते, या 20 नहीं हो जाते, या 15 नहीं हो जाते, या 10 नहीं हो जाते, या 5 नहीं होते, या 2 नहीं होते। पर आज तो कोई लाइन ही नहीं है, 51% के नीचे कोई लाइन नहीं है, तो क्या इसे हम स्वीकार कर सकते हैं? एक उदाहरण देता हूं, आगे बढ़ेंगे तो हम उस उदाहरण को देंगे, पहले हम इसे देख लेते हैं। What we demand, हमारी मांग क्या है? We demand that the word minority should be defined by the Parliament of India by passing an act. यानी भारत की संसद एक कानून पास करे जिसमें जो शब्द माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक है उसे परिभाषित किया जाए। और ये हम क्यों डिमांड कर रहे हैं? हम डिमांड इसलिए कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी इस शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, और जब संविधान लिखा गया है और ये शब्द आता है तो ये संसद का धर्म है कि जो संविधान में छूट गया है उसे वो पूरा करे और माइनॉरिटी को डिफाइन करे। दूसरा कारण यह है कि आज की तारीख में हिंदुओं को छोड़कर बाकी सारी कम्युनिटीज माइनॉरिटी है, जो कि बहुत बड़ा अन्याय है। कैसे है वो हम आगे देखते हैं। वो इसलिए है, अब हमें यह देखना होगा कि भारत में इस समय मुस्लिम्स की एक उदाहरण लेते हैं, हमारा किसी कम्युनिटी से कोई टारगेट लेके हम नहीं कर रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं।
भारत में इस समय मुसलमानों की जनसंख्या लगभग 22 करोड़ है। तो क्या 22 करोड़ की जनसंख्या को माइनॉरिटी कहा जा सकता है और उसको माइनॉरिटी राइट दिए जा सकते हैं? और ये भी आपको जानना पड़ेगा कि ये जनसंख्या कितनी है? इसको कंपेयर करने के लिए आप समझिए, जैसे मैंने पिछले चैप्टर में भी बताया था कि संसार में 201 देश हैं और ऐसे 196 देश हैं जिनकी कुल जनसंख्या इंडिविजुअली 22 करोड़ से कम है। यानी कि सिर्फ 5 देश हैं पूरी दुनिया में जिनकी जनसंख्या 22 करोड़ से ज़्यादा है, और वो देश आप आराम से गिन सकते हैं। पहला चीन, दूसरा भारत, तीसरा अमेरिका, चौथा इंडोनेशिया और पांचवा नाइजीरिया। ये सिर्फ 5 देश हैं जिनकी जनसंख्या 22 करोड़ से ज़्यादा है, बाकी सारे देशों की जनसंख्या 22 करोड़ से कम है। यानी भारत में मुसलमानों की जनसंख्या संसार के 196 देशों से अधिक है, उसके बाद भी वो माइनॉरिटी है। तो ये पाखंड क्या उचित है? क्या ये माइनॉरिटी के डेफिनेशन के पीछे, माइनॉरिटी राइट देने के पीछे यही विचार था संविधान में? बिल्कुल नहीं था। और 22 करोड़ की जनसंख्या को प्रोटेक्शन क्यों चाहिए? वो कैसे खत्म हो जाएगी? क्योंकि उद्देश्य तो ये था कि कोई 200 लोगों की ऐसी भाषा है तो वो खत्म ना हो जाए, इसलिए उनको माइनॉरिटी स्टेटस दे दो। या जैसे जरावा है जो अंडमान निकोबार में रहते हैं, एक बहुत छोटी कम्युनिटी है जो बिल्कुल ही जंगली हैं, कपड़े भी नहीं पहनते, वो खत्म ना हो जाए इसलिए उनको स्पेशल राइट दिया गया। न कि उनके लिए दिया गया जो 8% से 14% हो जाए या 22 करोड़ की जनसंख्या खड़ी हो जाए और दिन दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती रहे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसको डिफाइन किया जाए और कहीं लाइन खींची जानी चाहिए। और ये भी आवश्यक है कि जो माइनॉरिटीज़ का स्टेटस दिया गया है संविधान में, उसका आधार कुछ नहीं है। जब कोई आधार ही नहीं है तो कौन माइनॉरिटी होगा, ये डिसाइड करने का कोई बेस नहीं है। और हम आगे देखेंगे तो बात समझ में आएगी कि किस तरह से जहां हिंदू माइनॉरिटी में है उनको माइनॉरिटी राइट नहीं दिया गया है, और ये एक बहुत बड़ा दूसरा अन्याय है। तो इसीलिए जरूरी है कि माइनॉरिटी को हम डिफाइन करें। हमारे देश में कुल 6 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर हिंदू माइनॉरिटी में है, लेकिन उनको कोई भी माइनॉरिटी राइट नहीं है, क्योंकि ये डिफाइन नहीं किया गया है कि जो माइनॉरिटीज होंगे यानी अल्पसंख्यक होंगे वो देश के स्तर पर डिफाइन होंगे या राज्य के स्तर पर डिफाइन होंगे। अब आप ऐसे इस चीज को समझिए, कश्मीर में जम्मू और कश्मीर राज्य में 3 हिस्से थे, जम्मू डिवीजन, कश्मीर डिवीजन, लद्दाख डिवीजन, पहले जब तक ये यूटी नहीं बना था। इसमें जम्मू डिवीजन में हिंदू ज्यादा थे, कश्मीर डिवीजन में मुस्लिम ज्यादा थे और लद्दाख डिवीजन में बुद्धिस्ट ज्यादा थे। और जब अब ये यूनियन टेरिटरी बन गया तो हिंदू तो यानी जम्मू और कश्मीर एक साथ है, लद्दाख अलग हो गया। कश्मीर घाटी में इस समय हिंदुओं की जनसंख्या 1% से कम है और मुसलमानों की जनसंख्या 99% है, 1% में बाकी सब है। लेकिन आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि 99% होकर भी माइनॉरिटी के जितने भी राइट्स हैं वो सब मुसलमानों के पास है। ये कौन सा न्याय है और ये कौन सा संविधान है? और अगर जम्मू और कश्मीर दोनों डिवीजन को मिला दिया जाता है तो भी मुस्लिम्स की पॉपुलेशन 64% होती है और हिंदूज की 36% होती है, क्योंकि जम्मू रीजन में हिंदू अधिक हैं, इसे ये बैलेंस चेंज होता है। उसके बाद भी अगर मुसलमानों को वहाँ पे माइनॉरिटी राइट दिया जाता है, उनकी जितने भी स्कॉलरशिप्स हैं मुसलमानों को जाती है, माइनॉरिटीज़ के लिए जितने इंस्टीट्यूशंस हैं मुस्लिम्स के पास हैं। हिंदू संस्कृति ऑलमोस्ट वहाँ से खत्म कर दी गई, लेकिन हिंदू अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, रिलीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं चला सकते, जैसे मदरसे चल रहे हैं। तो ये संविधान जब अपने ही नागरिकों के साथ इतना बड़ा भेदभाव करने लगे तो ये आवश्यक है कि संविधान में संशोधन हो और कानून को बदला जाए। इसीलिए हमने कहा कि माइनॉरिटीज को डिफाइन किया जाना चाहिए। अब माइनॉरिटी कौन है इसको जरा संवैधानिक दृष्टि से देखते हैं। सेक्शन 2 जो है क्लास सी में नेशनल कमीशन माइनॉरिटीज एक्ट का प्राविधान किया, उसके नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के सेक्शन 2C में डिफाइन किया गया है कि माइनॉरिटीज कौन है। और सबसे अचरज की बात यह है कि उसमें जो माइनॉरिटीज कमीशन है उसमें एक भी हिंदू नहीं है। अब जो 6 राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी में है और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में माइनॉरिटी में है, जब वो अपील करते हैं कि हमें माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाए तो माइनॉरिटी कमीशन कहता है आप कोर्ट जाइए, कोर्ट कहती है माइनॉरिटी कमीशन जाइए। ये पिंग पोंग का खेल पिछले कितने सालों से चल रहा है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बोलती है
कि 3 महीने के अंदर डिफाइन करके बताओ। माइनॉरिटीज कमीशन कहता है कि ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट लेगा। ये सरकार का कर्तव्य है, ना सुप्रीम कोर्ट का है, ना माइनॉरिटी कमीशन का है। सरकार का ये फर्ज है कि वो माइनॉरिटी को डिफाइन भी करे, स्टेट लेवल पे डिफाइन करे और बताए कि जहां जिन राज्यों में जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे क्रिश्चियन हो, उसको फिर माइनॉरिटी राइट नहीं मिलेंगे। अब आज स्थिति क्या है, हम आगे देखते हैं तो आपको जो बात स्पष्ट होगी। अभी आज की तारीख में हिंदू को छोड़कर सब माइनॉरिटी है। कौन कौन? मुस्लिम 22 करोड़ होकर माइनॉरिटी हैं, क्रिश्चियन माइनॉरिटी, बुद्धिस्ट माइनॉरिटी, सिख माइनॉरिटी, जोरास्ट्रियंस पारसी माइनॉरिटी, जैन माइनॉरिटी। लेकिन अचरज की बात है, जो सबसे छोटी कम्युनिटी है ज्यूज, वो माइनॉरिटी नहीं है। क्यों? उसका कारण ऐतिहासिक है, अब मैं उसको कहना नहीं चाहता, सबको समझ में आता है। क्योंकि माइनॉरिटी जो डिफाइन कर रहे हैं वो ज्यूज के दुश्मन है, तो माइनॉरिटी राइट नहीं देना चाहते हो ज्यूज को। एक छत्र राज्य चल रहा है, जैसे वक्फ बोर्ड में जहां हाथ रख दिया वक्फ बोर्ड का नहीं कि ये हमारी जमीन है, उसकी हो जाती है। वैसे जिसको बोलेंगे माइनॉरिटी वही माइनॉरिटी, जिसको बोलेंगे माइनॉरिटी नहीं हो, माइनॉरिटी नहीं होगा। तो इसलिए संवैधानिक स्थिति को बदलना बहुत आवश्यक है। अब हम देखते हैं कि हिंदुओं की स्थिति क्या है। हमने एक पाई चार्ट बनाया है, देखिए। नीले रंग में क्रिश्चियन है, लाल रंग में मुस्लिम है। हर जगह आप ध्यान दें कि जो हिंदुओं का रंग है वो हमने ग्रीन रखा है, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसका कोई सिंबॉलिक मतलब नहीं है। अब आप देखिए नागालैंड में ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है वो क्रिश्चियंस की है, और हिंदू कितने हैं आप देख सकते हैं, जो ग्रीन में दिखाई दे रहा है। लेकिन वहां पे हिंदूज को माइनॉरिटी राइट नहीं है, बाकी सबको है, सिर्फ क्रिश्चियन को ही नहीं, मुस्लिम को भी है। क्रिश्चियन मुस्लिम को माइनॉरिटी राइट है, हिंदू को नहीं है, जो वहां पे इतनी कम संख्या में है। और वो अपने जो अल्पसंख्यक अधिकार है उनका प्रयोग नहीं कर सकते। जिस तरह से मदरसे चल सकते हैं, मदरसे नहीं चला सकते। जो उनको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए वो मिलती नहीं है। जो माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन मिलता है वो मिलता नहीं है। आगे देखिए मणिपुर। मणिपुर में भी स्थिति बहुत ही खराब है, जहाँ पे अभी इतने दंगे हुए हैं। और वो वैसे तो कुकी और मैती का कहा जाता है, पर सही अर्थों में ये दंगे ईसाई और हिंदुओं के बीच थे, क्योंकि वहां पर भी हिंदुओं के साथ बहुत बड़ा भेदभाव किया गया। हिंदुओं को एसटी का स्टेटस नहीं दिया गया है, जिसका परिणाम यह है कि सिर्फ जो इम्फाल घाटी है वहां पर हिंदू लोग जमीन खरीद सकते हैं। उनको ट्राइबल एरिया में जमीन खरीदने का अधिकार नहीं है। जबकि जो एसटी में क्लासिफाइड हैं वो सब क्रिश्चियन हो चुके हैं, उनको पूरे प्रदेश में कहीं भी भूमि खरीदने का अधिकार है। तो जब मैतीज ने कहा कि भाई यहाँ पर तो सारे कुकीज आकर जमीन खरीद रहे हैं, हमारी जमीन बिक खत्म हो रही है, लेकिन हम उनके एरिया में जाके जमीन नहीं खरीद सकते, तो हम कहाँ जाएंगे? तो फिर हाई कोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि जो केंद्र राज्य सरकार है वो केंद्र को पत्र लिखे कि जो मैतीज हैं उनको भी एसटी का स्टेटस दिया जाए, ताकि वो जमीन खरीद सके सारी एरियाज में। और वहीं से दंगे शुरू हो गए। अभी मणिपुर में लगभग 40% हिंदू और 40% ईसाई हैं, और बाकी जो 20% बचता है उसमें अन्य धर्म के लोग हैं, जिसमें मुस्लिम्स और अदर रिलीजन्स हैं। अब आते हैं मेघालय में। मेघालय में भी वही स्थिति है। वहाँ पे प्रीडोमिनेंटली क्रिश्चियन स्टेट है। आप देखिए ब्लू कलर क्रिश्चियंस का, रेड मुस्लिम्स का, ग्रीन हिंदूज का। यहाँ भी लेकिन जो राइट्स है माइनॉरिटी के, वो हिंदुओं को छोड़कर सबके पास है। अरुणाचल प्रदेश में ये देखिए क्या स्थिति है। वहाँ भी हिंदू मेजॉरिटी नहीं है, माइनॉरिटी है, लेकिन उन्हें सबको माइनॉरिटी राइट है, सिर्फ हिंदुओं को नहीं है। पंजाब में यही स्थिति है। सिख वहाँ बहुसंख्यक हैं, लेकिन उनको माइनॉरिटी राइट है, हिंदुओं को नहीं है। मिजोरम को देखिए, वहाँ पे क्रिश्चियन बहुसंख्यक है, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है, लेकिन वहाँ पे उनको कोई अधिकार माइनॉरिटी का नहीं है। लद्दाख अब यूनियन टेरिटरी हो गया। वहाँ पे देखिए ये जो आपको ग्रीन से दिख रहा है वो हिंदू है, रेड से मुस्लिम है, और ब्लू से क्रिश्चियन है। क्या स्थिति है? जम्मू कश्मीर का जिसका मैंने उदाहरण दिया, जहाँ पे 64% मुस्लिम्स हैं, जो रेड से दिखाया गया है, वहाँ पर भी उनको माइनॉरिटी राइट नहीं है। लक्षद्वीप की स्थिति तो सबसे खराब है। वहाँ पे बहुत मिनिस्क्यूल मतलब नाम मात्र के हिंदू हैं, लेकिन कोई माइनॉरिटी राइट नहीं है। और इस विषय पर सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूँ। अमोन राणा के केस में जस्टिस सुदीप रंजन सेन ने यह निर्णय दिया था और कहा था कि भारत सरकार को कि इस जो इतनी खराब स्थिति है इसको सुधारने के लिए
वो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करे। और उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा था। उन्होंने कहा था, और उन्होंने जो अपने जजमेंट दिया था उसको मैंने कोट किया है, इवन टुडे इन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान द हिंदूज, सिख्स, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस, पारसीज एंड इन बांग्लादेश हिंदूज एंड बुद्धिस्ट आर टॉर्चर्ड एंड दे हैव नो प्लेस टू गो. Those Hindus who entered India during partition are still considered as foreigners, which is highly illogical, illegal and against the principles of natural justice. ये जज के शब्द है, मेरे शब्द नहीं है। और उन्होंने कहा प्रधानमंत्री को पत्र लिख करके कि आप भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करिए, क्योंकि हिंदुओं के साथ नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा भेदभाव होता है। तो इस तरह से ये जब एक जज कह रहा है तो भारत सरकार को सुनना चाहिए। और जहां पे दो बहुत जरूरी बातें हैं ध्यान देने की, एक तो ये कि पहले तो माइनॉरिटी को डिफाइन किया जाए, और क्यों किया जाए उसका कारण मैंने बता दिया। दूसरा ये कि जिन राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी में है, अगर वहां पर हिंदुओं को माइनॉरिटी राइट्स दिए जाए। इसके साथ हम अब अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला चैप्टर है हिंदू टेम्पल एंड प्रॉपर्टी एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट एक्ट। यह भी एक बहुत बड़ा भेदभाव हिंदुओं के साथ। आपको जानकर आश्चर्य होगा, सिर्फ हिंदू धर्म के मंदिर और तीर्थ स्थल ऐसे हैं जो सरकार के कब्जे में हैं। बाकी सारे धर्म के जो तीर्थ स्थल हैं, उनके जो एंडोमेंट्स हैं, यानी दान दक्षिणा जो आती है, वो सब उसके धर्म के लोग मैनेज करते हैं। जबकि हिंदू धर्म यानी हिंदू मंदिरों की जो आय होती है, बड़े मंदिरों की, उसके लिए एक अलग कानून है जो सरकार के खाते में जाता है। तो इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो हमारी डिमांड क्या है उसको मैं बताता हूं। हमारी डिमांड ये है कि द पार्लियामेंट मस्ट इनेक्ट एन एक्ट दैट ends government control of Hindu temples and empowers the Hindu trust on the lines of Shiromani Gurudwara Prabandhak Committee SGPC to manage wealth and affairs of Hindu temples. जरूरी नहीं है कि हम उसी की नकल करें, लेकिन जिस तरह से सिख अपने धार्मिक स्थलों का स्वयं प्रबंध करते हैं और सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, उसी तरह से सरकार को हिंदू धर्म के जो मठ मंदिर हैं उनसे अपना नियंत्रण छोड़ देना चाहिए। उसके बहुत सारे कारण हैं जो हम आगे समझेंगे। सबसे पहला कारण तो यह है कि जब भारत संविधान में सरकार कहती है कि सरकार गवर्नमेंट सेक्युलर होगी और उसका किसी धर्म से कोई भेदभाव लेन देन नहीं होगा, तो सिर्फ हिंदू धर्म के जो मठ मंदिर हैं उनको नियंत्रित करने का अधिकार सरकार को किसने दिया? दूसरी चीज यह है कि जब मंदिर में कोई हिंदू जाता है, श्रद्धालु जाता है, तो जो कुछ भी चढ़ाता है वो ईश्वर को समर्पित करता है, और उसे प्राप्त करने का अधिकार या तो भगवान को है या तो उसके भक्तों को है। जैसे प्रसाद भी चढ़ाया जाता है तो ईश्वर को चढ़ाया जाता है और उसके भक्त उसे ग्रहण करते हैं भगवान के चढ़ाने के बाद। तो जो सोना, चांदी, रुपया जो दान दक्षिणा में दिया जाता है वो तो भगवान को दिया गया है, तो सरकार को पाने का अधिकार कैसे है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और सरकार अपने खजाने में कैसे ले सकती है? जो हिंदुओं की आस्था पर बहुत बड़ा कुठाराघात है कि हमने ईश्वर को कोई चीज दान दी और सरकार ने उसे छीन लिया। अच्छा, छीनने के बाद सरकार क्या करती है? अपने खजाने में डाल देती है। खजाने में डालने के बाद क्या करती है? अभी तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बंद हो गया, नहीं, आजादी के बाद से आज तक 2018 तक सरकार हाजियों को हज करने के लिए पैसे देती थी। यानी कि इफेक्टिवली हिंदू मंदिरों से जो पैसा आता था वो मुसलमानों को हज करने के लिए दिया जाता था। मतलब इससे बड़ा पाखंड धर्मनिरपेक्षता का क्या हो सकता है? आखिर में 1918 तक 954 करोड़ रुपए 954 करोड़ रुपीस वेयर गिवन टू मुस्लिम्स फॉर गोइंग टू हज। कोई एक ऐसी हिंदुस्तान के अंदर ही कोई ऐसी धार्मिक यात्रा है जिसके लिए सरकार पैसे देती है? किसी नागरिक को नहीं देती। तो जितना भी भेदभाव है इस संविधान के कारण, इसके कानूनों के कारण, वो हिंदुओं के साथ है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इस कानून को समाप्त किया जाए। और हिंदू धर्म के जितने भी मंदिर हैं सबसे अधिक दक्षिण में है, और सबसे जो प्रभावी कानून है वो तमिलनाडु में है। हम आगे देखेंगे कि कितनी संपत्ति है और कितना दुरुपयोग हो रहा है, और किस तरह से हिंदू धर्म के जो की संपत्ति है वो कैसे चर्च को दी जा रही है, कैसे वक्फ बोर्ड कब्जा कर रहा है, कैसे सरकार उसका दुरुपयोग कर रही है, ये समझना आवश्यक है। तो आप देखिए स्लाइड में कि लगभग 90,700 मंदिर दक्षिण भारत के राज्यों में है। 90,700, उसमें से एक तिहाई लगभग 36,400 अकेले तमिलनाडु में है, जिसको तमिलनाडु गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तमिलनाडु टेम्पल ट्रस्ट
के पास 7,78,000 एकड़ भूमि है जो मंदिरों की है, और जिससे मिलियंस ऑफ रुपीज यानी कि करोड़ों अरबों रुपए प्राप्त होते हैं। 2017 के जजमेंट में मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु गवर्नमेंट को फटकार लगाते हुए कहा था कि मंदिर की प्रॉपर्टी में वर्ड यूज किया था मॉन्यूमेंटल करप्शन, यानी बहुत बृहत स्तर पर भ्रष्टाचार है। वो जो मंदिरों में पैसा आ रहा है और जो संपत्ति आ रही है उसकी लूट पाट इतनी ज्यादा है कि इट इज ए मॉन्यूमेंटल करप्शन in the management of temple property and income. Except Hindu temple and their property endowments income, no other religious institution is under government control. सरकार के नियंत्रण में सिर्फ हिंदू मठ मंदिरों को छोड़कर, उनकी संपत्ति को छोड़कर, और किसी धर्म का कोई भी जो मठ मंदिर है यानी कि कोई भी संपत्ति है वो उसके नियंत्रण में नहीं है। अब हम देखते हैं कि कुछ तथ्य जो हिंदू मंदिर और सरकार के नियंत्रण के विषय में है। मैं स्लाइड से ही आपको बताना चाहूंगा। इट इज अनबियरेबल सैक्रिलेज इन मेनी गवर्नमेंट कंट्रोल टेम्पल्स। Non-Hindus have been employed by government, including top positions of management. In Tirupati Balaji temple, 40 employees were found to be non-Hindus. Can anyone allow Hindus to manage a church or a mosque? No. It will be propagated as destruction of secularism and sacrilege. Then why this with Hindu temples? प्रश्न ये है कि तिरुपति बालाजी जैसे पवित्र स्थान पर 40 ऐसे एम्प्लॉय पाए गए थे या अभी भी होंगे हैं जो हिंदू नहीं थे, और उनमें ऊंची मैनेज यानी प्रबंधन कमेटी में बैठे हुए। एक उदाहरण कोई बता सकता है जहां किसी चर्च में या किसी मॉस्क में कोई हिंदू उनकी प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट कर रहा हो? नहीं। तो ये सारा भेदभाव सिर्फ हिंदुओं के साथ क्यों होता है? हिंदू मंदिरों के साथ क्यों होता है? हमारी आस्था के साथ क्यों होता है? 1959 के बाद जब ये कानून बनाया था तमिलनाडु सरकार ने, 1959 में जब के कामराज वहां का चीफ मिनिस्टर था तो उसने एक कानून बनाया था। इसके पहले एक कानून कई बार बन चुका था जिसको हिंदू एंडोमेंट एंड प्रॉपर्टी, जिसको शॉर्ट में तमिलनाडु HRENESCE एक 1959 कहते हैं। इसको कांग्रेस सरकार ने बनाया था और इस कानून के बनने के साथ ही 47,000 एकड़ भूमि मंदिरों से छीन ली गई थी। कभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के नाम पे, कहीं सोशल स्कीम के नाम पर, और ये सिलसिला लगातार जारी है। कुछ ऐसे तथ्य जो हिंदुओं को हिला सकते हैं वो मैं इसमें बता रहा हूं। सिर्फ हिंदुओं के मंदिर हैं। इट इज ओनली हिंदू टेम्पल्स दैट आर अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल। नो अदर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन are under government's control. The contribution, income, offering, donation, endowments is used by the commissioner appointed by the trustee for government developmental scheme and other various programs of the government. जो मंदिरों की इनकम होती है उसको विकास के नाम पर और या दूसरी चीज़ों पे, सामाजिक कार्यों में सरकार लगा देती है, जबकि वो जो दिया गया है असल में होता है भगवान को दिया गया होता है। उसका उपयोग सिर्फ मंदिरों के निर्माण, मंदिरों के पुनरुद्धार और हिंदू धर्म, सनातन धर्म के विकास के लिए होना चाहिए। इतना ही नहीं, बहुत कुछ हुआ है। जैसे मंदिरों से जो सरकारी संरक्षण में है वहां से बहुत बेशकीमती मूर्तियों की चोरी हुई है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। कहीं पे तो दक्षिण के मंदिरों में भगवान की मूर्ति को तोड़ दिया गया है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती। लोगों को यह भ्रम है कि जो वहाँ के पुजारी हैं वो बहुत पैसा कमाते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि पुजारी सिर्फ मजदूर हैं। उनको इतनी कम तनख्वाह दी जाती है, उनका जो मतलब जीवन भरण भी नहीं हो पाता है, और सारा का सारा पैसा सरकार के पास जाता है। वहाँ कैमरे लगे हुए हैं। वो अगर कोई भक्त उन्हें अपनी श्रद्धा से कुछ पैसा देना चाहे तो वो ले भी नहीं सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है सब कुछ, इसीलिए आपने देखा होगा लिखा होता है प्लीज ड्रॉप योर मनी इन द डोनेशन बॉक्स। डोनेशन बॉक्स में डालिए, क्योंकि उसकी चाबी जो होती है कमिश्नर के पास होती है, उसमें पंडित पुजारी का कोई लेना देना नहीं होता। कितनी मूर्तियों की चोरी हुई है, सरकार को कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि सरकार भक्त नहीं है, सरकार को सिर्फ पैसे चाहिए होते हैं। आगे देखिए, तमिलनाडु टेम्पल्स हैव ओवर 4,78,000 प्लस एकड़ ऑफ लैंड, यानी 4,78,000 एकड़ से अधिक की भूमि उनके पास है। उससे सिर्फ तमिलनाडु सरकार कहती है 58 करोड़ की आय होती है, जबकि जो
स्वतंत्र सोर्स हैं, वो कहते हैं कि प्रतिवर्ष इससे 6,000 करोड़ की आय होती है, जो तमिलनाडु सरकार यहाँ-वहाँ अपनी मर्जी से खर्च करती है। पुजारियों को जैसा मैंने बताया कोई अधिकार नहीं है और वो सिर्फ एक एम्प्लॉयी हैं। तो भक्तों की क्या श्रद्धा होगी उनके प्रति जो इतना विद्वान हो और जो कर्मकांड कराता हो, जब वो एक मजदूर की तरह काम करेगा, तो लोगों के मन में क्या क्या श्रद्धा होगी और उनका जीवन यापन किस तरह से होगा? और उसके अलावा इतना ही नहीं है कि पुजारी कैसे पूजा कराएगा, कितने बजे आएगा, हाजिरी लगेगी, इतने बजे आएगा, इतने बजे जाएगा, जैसे फैक्ट्री के मजदूर होते हैं, उस तरह से उनकी अटेंडेंस लगती है। और ये निर्धारित करने का काम कि पुजारी कैसे रहेंगे, कैसे क्रियाकलाप कराएँगे, ये भी जो सरकार के नियुक्त अधिकारी हैं, जो शास्त्रों में कर्मकांडों में प्रवीण नहीं हैं, वो बताते हैं। अब आप देखिए इसमें जो आय होती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है। आप देख लीजिए एडमिनिस्ट्रेशन में कितने नाम पर कितना बड़ा पैसा, कितना बड़ा हिस्सा गटक लिया जाता है ऑडिट के नाम पे, सैलरी और ग्रेच्युटी के नाम पे, फिर प्रेयर फेस्टिवल के नाम पे बहुत थोड़ी सी अमाउंट बचती है, जो कि सैफरन कलर में दिखाई गई है, जो संभवतः मंदिर के कार्यों में प्रयोग होती है, वरना सारा का सारा पैसा यहाँ वहाँ सरकारें खा पी लेती हैं। तो इस प्रकार से ये बहुत ज़रूरी है, जैसा हमने देखा कि किस तरह से हिंदू मंदिरों, सिर्फ हिंदू मंदिरों और उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर सरकार का अधिकार है, बाकी किसी भी धर्म के धार्मिक स्थलों पर उनकी प्रॉपर्टी पर गवर्नमेंट का कोई अधिकार नहीं है। तो यह भेदभाव क्यों है? ये सरकार और संविधान और कानून सिर्फ हिंदुओं के साथ ऐसा भेदभाव क्यों करते हैं? अभी तक जो होता आया वो ठीक है, जब पीछे नहीं हो सका तो नहीं हुआ, लेकिन अब सरकार का एक कर्तव्य है कि चूंकि सरकार, हमारा संविधान कहता है सभी नागरिक समान हैं, तो हिंदुओं के साथ हो रहा ये भेदभाव समाप्त होना चाहिए और सरकार को इस विषय में कानून यथाशीघ्र लाना चाहिए। हमारा अगला जो प्रेजेंटेशन है, जो पुस्तक का चौथा चैप्टर जो मैंने लिया है अपने इस प्रेजेंटेशन में, वो है राष्ट्रभाषा, यानी कि नेशनल लैंग्वेज एंड राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी एक्ट। इसमें भी मैंने सरकार और भारत की संसद से ये अनुरोध किया है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा और राजभाषा के रूप में पूरी तरह से लागू किया जाए, वैसा ही जैसा मौलिक संविधान में प्राविधान है। मूल संविधान के अनुसार 1 जनवरी 1965 को हिंदी भारत की राजभाषा हो जानी चाहिए थी, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज हो जानी चाहिए थी। लेकिन सरकारों की कमजोरियों के कारण और इच्छा शक्ति न होने के कारण यह नहीं हुआ, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मैंने सरकार से ये कहा है कि संविधान में जो प्राविधान है उन्हें तो काफ़ी तोड़ मरोड़ दिया गया है, लेकिन अब सरकार एक नया कानून बनाकर और उन्हीं प्राविधानों में या तो बदलाव करके और हिंदी को राजभाषा के रूप में स्थापित करे। यानी कि जो इसमें अनुशंसा की गई है इस कानून में, वो ये है कि या तो जो 1963 का कानून है, यानी अमेंडमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 और 67 में जो अमेंडमेंट किए गए हैं उन्हें निरस्त किया जाए या उन्हें अमेंड कर दिया जाए, या तो नया कानून बनाया जाए। तो प्रस्ताव क्या है? प्रस्ताव है कि हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में, एकमात्र राजभाषा के रूप में स्थापित किया जाए। वैसे तो हिंदी अभी भी राजभाषा है, लेकिन ये अंग्रेजी के साथ है। और जो मौलिक प्राविधान है उसके अनुसार 1965 के बाद हिंदी को एकमात्र भारत की राजभाषा होना चाहिए था। अब जब तक अंग्रेजी हिंदी के साथ राजभाषा बनी रहेगी, तब तक हिंदी कभी भी स्थापित नहीं हो पाएगी। उसका कारण आपको पता है और जिसका मैं यहाँ विस्तार से उल्लेख भी करूँगा। तो इस कानून में क्या होना चाहिए? एक तो हिंदी को अनन्य रूप से भारत की राजभाषा के रूप में पहचाना जाना चाहिए संविधान में, और इसे लागू किया जाना चाहिए। और जो संविधान में मौलिक प्राविधान था, जो आर्टिकल 343 में था, जिसमें भारत को 1 जनवरी 1965 के बाद भारत की एकमात्र राजभाषा होना था, उस कानून को लागू किया जाए। अब सवाल ये आता है कि मैं इस प्रस्ताव पर इतना जोर क्यों दे रहा हूँ? इसकी क्या आवश्यकता है? तो सबसे पहले हम संविधान में चलते हैं। हमारा संविधान आर्टिकल 343 यानी 343 में कहता है कि
हिंदी भारत की एकमात्र राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी 1 जनवरी 1965 के बाद। लेकिन दुर्भाग्य से पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री इन तीनों ने संविधान में संशोधन करके इस प्राविधान के साथ छेड़छाड़ किया। और छेड़छाड़ क्यों किया? क्योंकि कुछ राज्य, इन असल में सिर्फ एक राज्य तमिलनाडु में इसका विरोध हुआ। विरोध क्या था कि वो जनता द्वारा किया गया विरोध नहीं था, विरोध राजनीतिक था और राजनीतिज्ञों द्वारा भड़काया गया था। क्योंककि तमिलनाडु की पूरी जो राजनीति है वह हिंदू धर्म के विरोध पर और हिंदी के विरोध पर टिकी हुई है। 1967 में पहली बार जब डीएमके की गवर्नमेंट बनी यानी द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम की सरकार बनी थी, जिसके मुखिया एम करुणानिधि थे, तो उस समय सत्ता में आने का एकमात्र कारण हिंदी का विरोध था। तो जिसका सत्ता और जिसका अस्तित्व ही हिंदी विरोध के कारण हो, वो तो हिंदू विरोध करते ही रहे, हिंदी विरोध करते रहेंगे। इसलिए यह जरूरी है कि सरकार इस पे एक दृढ़ निश्चय करके एक निर्णय ले। अब ये प्रस्ताव देना क्यों पड़ा? एक तो संविधान में जो मौलिक प्राविधान है उसका पालन होना चाहिए। दूसरा यह है कि भारत संसार के बड़े देशों में अकेला देश है, एकमात्र देश है जिसकी राजभाषा उस देश की भाषा नहीं है। और सबसे बड़ा आश्चर्य है कि भारत दुनिया का अकेला मात्र देश है जिसके यहाँ इतनी भाषाएं हैं। भारत में ऐसी 22 भाषाएं हैं जो संविधान में पहचानी गई हैं, जिनको रिकॉग्निशन मिला है, जिनका अपना बहुत ही उत्कृष्ट व्याकरण है, शब्दावली है और साहित्य है, तीनों चीजें हैं। इनमें से कोई भी एक भाषा भारत की राजभाषा होने का पूरा अधिकार रखती है। इतनी योग्य भाषाएं हैं कि कोई भी राजभाषा हो सकती है। अगर कोई दूसरा देश होता तो कोई भी राजभाषा हो सकती है, लेकिन हिंदी इसलिए रखनी पड़ेगी क्योंकि हिंदी की रीच यानी पहुंच सबसे अधिक है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है कि जिस देश में 22 भाषाएं हों, वो अपना काम अंग्रेजी भाषा में करे, ऐसी भाषा में जो उस राष्ट्र की भाषा नहीं है, जो उसके कॉलोनाइजर्स की भाषा थी, यानी उसके उपनिवेश बसाने वालों की भाषा थी, अत्याचार करने वालों की भाषा थी, और जो वास्तव में यहाँ से 6000 किलोमीटर दूर पैदा हुई है। उस भाषा का उपयोग किए बगैर क्या हम नहीं रह सकते, नहीं जी सकते? और जब अंग्रेजी नहीं थी तो जो भारत का इतना महान साहित्य, गणित, विज्ञान सब कुछ लिखा गया, वो किन भाषाओं में लिखा गया? तो क्या हम अपनी भाषा में नहीं लिख सकते? इसलिए आवश्यक है कि भारत को अपनी राजभाषा हिंदी को स्वीकार करना चाहिए। और बड़े देशों में नहीं, प्राचीन सभ्यताओं में भारत अकेली ऐसी सभ्यता है जो दूसरी भाषा का प्रयोग करती है। इंग्लैंड में तो अंग्रेजी है ही है, चीन में चाइनीज यानी मैंड्रीन से काम किया जाता है, जापान में जैपनीज है, मिस्र में अरेबिक है जो उनकी भाषा है, फ्रांस में फ्रेंच है। यानी हर देश की अपनी भाषा है, उनकी पहचान उनकी भाषा से होती है। लेकिन फ्रेंच में फ्रेंच है, इंग्लैंड में इंग्लिश है, अमेरिका में इंग्लिश है, चीन में चाइनीज है, जापान में जैपनीज है, कोरिया में कोरियन है, लेकिन इंडिया में इंग्लिश है, यानी हिंदुस्तान में अंग्रेजी है। एक ऐसा विचित्र प्राविधान है कि हम अंग्रेजी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? क्या हम अपनी भाषाओं में काम नहीं कर सकते? भारत की एक एक भाषा इतनी योग्य है जो पूरा कामकाज चलाने के लिए उपयुक्त है, लेकिन फिर भी हम अंग्रेजी में काम कर रहे हैं। और हिंदी अब क्यों होनी चाहिए, ये प्रश्न आता है। हिंदी सिर्फ इसलिए होनी चाहिए, अभी मैं आगे अपने स्लाइड में कुछ आपको मैप दिखाऊंगा, कुछ तर्क दूंगा कि हिंदी ही क्यों चुनी गई है। हिंदी को जब भारत का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, उसी समय राजभाषा बनाने का बहुत गंभीर विचार चल रहा था। और हिंदी भारत की राजभाषा हो, ये हिंदी भाषियों का विचार नहीं था। हिंदी को राजभाषा बनाने का विचार अधिकतर उन नेताओं ने दिया था जो स्वयं हिंदी भाषी नहीं थे, जिनमें स्वामी विवेकानंद बंगाल से, और महाराष्ट्र से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, तमिलनाडु से चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सुब्रमण्यम भारती, गुजरात से महात्मा गांधी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी और स्वयं महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जो ये दूसरे राज्य रहे हैं, वहाँ के लोगों ने न सिर्फ हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए प्रयास किया, बल्कि हिंदी नागरी प्रचारिणी सभा और हिंदी प्रचार प्रसार के लिए तमिलनाडु में संस्थान बने,
केरल में संस्थान बने, महाराष्ट्र में संस्थान बने, जहाँ हिंदी को पढ़ने और पढ़ाने का सिलसिला शुरू किया उन नेताओं ने जो हिंदी भाषी नहीं थे। क्योंकि वो बहुत दूरदर्शी थे, विवेकशील थे और जानते थे कि हिंदी को छोड़ करके सभी भाषाएं योग्य हैं, लेकिन जब पहुंच की बात आती है, जब जनसंख्या की बात आती है, भूगोल की बात आती है, तो हिंदी से ज़्यादा व्यापक भाषा कोई नहीं है। इसलिए हिंदी को हमें स्वीकार करना चाहिए। दूसरा कारण ये है कि हिंदी को इसलिए भारत की राजभाषा होना चाहिए कि यह संस्कृत के सबसे निकट की भाषा है और संस्कृत के बहुत सारे शब्द ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से जो हमारी प्राचीनतम महानतम भाषा है और संसार में सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है संस्कृत, उसके निकट हिंदी है। दूसरा कारण हिंदी को राजभाषा बनाने का ये है कि यह संसार की सबसे वैज्ञानिक भाषाओं में से एक है। इस फोनेटिकली यानी ध्वनि की दृष्टि से और अल्फाबेटिकली यानी अक्षरों की दृष्टि से दिस इज द मोस्ट साइंटिफिक लैंग्वेज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फोनेटिक्स एंड अल्फाबेटिक्स। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी एक्स्ट्रा सिलेबल नहीं होते हैं। जैसे अगर हमें न्यूमेटिक कहना है या साइकोलॉजी कहना है, तो उसमें पी शब्द जो अल्फाबेट है वो साइलेंट है। जो व्यक्ति नहीं जानता है पहले से कि साइकोलॉजी की स्पेलिंग क्या होगी, वो पी को छोड़ देगा। तो ये भाषाओं की कमजोरियां हैं। अधिकतर संसार की जो भाषाएं हैं वो नॉन फोनेटिक हैं, यानी कि उनकी ध्वनियों से उनके असली चरित्र का पता नहीं चलता। लेकिन हिंदी एक ऐसी भाषा है, और इनफैक्ट संस्कृत परिवार की जो भी भाषाएं हैं वो जो देवनागरी में लिखी जाती है, जैसे मराठी है, वह भी बिल्कुल ही फोनेटिक लैंग्वेज है। यानी जो कुछ बोला जाता है वही लिखा जाता है और वही पढ़ा जाता है, उनमें अंतर नहीं हो सकता। तो ये एक साइंटिफिक लैंग्वेज है जिसकी वजह से कोई भ्रम की स्थिति कभी पैदा नहीं होती है। अब अगर मान लीजिए कंप्यूटर को हम डिक्टेशन दे रहे हैं और हम बोले आई नो इट, तो कंप्यूटर NO लेगा या KNOW लेगा? उसे तो कंफ्यूजन होगा, क्योंकि उसके पास अपनी ब्रेन नहीं होती है। तो जबकि हम हिंदी में जब बोलेंगे तो जानने के लिए अलग शब्द है और नहीं के लिए अलग शब्द है, और दोनों कभी मिश्रित नहीं हो सकते। तो जो हिंदी में लिखा जाएगा वही पढ़ा जाएगा। दूसरा उदाहरण देता हूं, अंग्रेजी में अगर हम तोताराम लिखना चाहें तो नहीं लिख सकते, क्योंकि उसकी फोनेटिक्स नहीं है। वहां पर हमें टोटाराम ही लिखना पड़ेगा। और नाम भले ही तोताराम हो, जब कोई व्यक्ति जो हिंदी भाषा नहीं जानता या फोनेटिक्स नहीं समझता है, वो समझेगा कि ये टोटाराम लिखा है, क्योंकि जो रोमन अल्फाबेट है उनमें तोताराम लिखने का कोई प्राविधान नहीं है। जबकि हिंदी में तोताराम अलग लिखा जाएगा, टोटाराम अलग लिखा जाएगा, और जो व्यक्ति पढ़ेगा वो तोताराम को तोताराम और टोटाराम को टोटाराम ही पढ़ेगा। तो इस तरह से फोनेटिक्स के कारण हिंदी बहुत ही समृद्ध भाषा है। चौथा कारण यह है कि ये लगभग 60% लोगों की मातृभाषा है पहले से ही। जनसंख्या की दृष्टि से 60% लोगों की पहली जो भाषा है वो हिंदी है। छठा कारण है कि सेकंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ये संसार की दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है जनसंख्या की दृष्टि से। चाइनीज के बाद हिंदी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। मेजॉरिटी ऑफ नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैव हिंदी एज सेकंड लैंग्वेज। ज्यादातर जो ऐसे राज्य हैं भारत के जिनकी पहली भाषा हिंदी नहीं है, उनकी दूसरी भाषा हिंदी अवश्य है। जैसे गुजरात की दूसरी भाषा हिंदी है, महाराष्ट्र की दूसरी भाषा हिंदी है, उड़ीसा बंगाल की दूसरी भाषा हिंदी है। तो जहां हिंदी पहली भाषा नहीं है, तो व्यापक रूप से वो दूसरी भाषा के रूप में हिंदी ही प्रयोग होती है। और आखिरी कारण यह है कि हिंदी को मातृभाषा क्यों होना चाहिए कि चीन में अगर चाइनीज है, अमेरिका में ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन में इंग्लिश है, रसा में रसियन है, अरब में अरेबिक है, स्पेन में स्पेनिश है, इटली में इटालियन है, फ्रांस में फ्रेंच है, जापान में जापानीज है, तो भारत में फिर अंग्रेजी क्यों है? जिसकी अपनी इतनी भाषाएं हों, वो उसकी अपनी राज्य भाषा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो इसलिए बहुत जरूरी है कि अब सारी गुलामी के जो प्रतीक हैं उनको खत्म करके हिंदी वैज्ञानिक है, फोनेटिकली बहुत साउंड है, अल्फाबेटिकली बहुत रिच है, जिसका अपना बहुत बड़ा साहित्य है, जो वैज्ञानिक, गणितीय, खगोलीय सभी विषयों को अच्छी तरह से हैंडल कर सकती है, चला सकती है। उस भाषा को भारत की राजभाषा होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि पॉपुलेशन और एरिया की दृष्टि से हिंदी का क्या स्थान है। आप देखिए, हिंदी को नीले से दिखाया गया है। अगर हम जनसंख्या के बोलने की दृष्टि से देखते हैं तो हिंदी जिनकी पहली भाषा है वो आप नीले में देख सकते हैं, जो सबसे अधिक है।
और अगर परसेंटेज ऑफ जियोग्राफिकल एरिया देखें, भौगोलिक क्षेत्र हम देखते हैं, तो आपको चार्ट बी में दिखाई देगा, जो कि ये भारत में बोली जाने वाली भौगोलिक एरिया में, मतलब आधे से ज़्यादा भूगोल में हिंदी बोली जाती है, ये इसका तात्पर्य है। अगर इसको और स्पष्ट करना चाहें तो हम ये देख सकते हैं कि भारत के कितने भूभाग में हिंदी बोली जाती है। जो लाल रंग से दिखाया गया है वो हिंदी बोलने वाले क्षेत्र हैं। मराठी और गुजराती भी लगभग उसी कलर से है, उसे कंफ्यूज ना हो। तो ये भौगोलिक एरिया अलग-अलग सभी भाषाएं जो जिस प्रांत में बोली जाती है उनका है। उसको और स्पष्ट करने के लिए यहाँ इस में देखिए पीले रंग से उन प्रदेशों को, उस क्षेत्र को जो जहां पर हिंदी पहली भाषा है उसे दिखाया गया है। और हिंदी जहां पर पहली या दूसरी भाषा है उसको यहाँ पीले रंग से दिखाया गया है। इस मैप में आप देखिए तो लगभग 2/3 से अधिक भौगोलिक एरिया भारत की जो है वह हिंदी भाषी है। अब इसमें रुकावटें कहाँ हैं? सबसे बड़ी रुकावट जो न्यायपालिका है, जो अभी भी कॉलोनियल माइंडसेट में है। जो हमें जानकारियाँ मिलती रहती हैं, छन कर आती हैं अखबारों से या अन्य सूत्रों से, कि सबसे बड़ा विरोध हिंदी को पूरी तरह से लागू करने में न्यायपालिका का है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि आज भी हर निर्णय में ये लिखा होता है, हर महत्वपूर्ण दस्तावेज पे लिखा होता है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों अनुवादों में अगर कोई भेदभाव हुआ तो जो अंग्रेजी में लिखा गया है उसे ऑथेंटिक यानी प्रमाणित माना जाएगा। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि हमारे देश में जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, जो महत्वपूर्ण प्रपत्र बनते हैं, वो दूसरी भाषा में बनते हैं और अपनी भाषा में बनते भी हैं, तो कोई विरोधाभास होने पर उस भाषा में जो दस्तावेज हैं उन्हें स्वीकृत नहीं किया जाएगा, अंग्रेजी को किया जाएगा। तो एक तो सबसे बड़ी बाधा है जुडिशरी यानी न्यायपालिका, दूसरी ब्यूरोक्रेसी यानी जुडिशरी ऑफ कॉलोनियल माइंडसेट, ब्यूरोक्रेसी ऑफ ब्रिटिश लेगेसी। जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो हिंदी को स्वीकार नहीं करना चाहती, उनको काम करने में मुसीबतें होती हैं। क्यों? उसका कारण ये भी है क्योंकि अधिकतर जो लोग हैं वो कॉन्वेंट एजुकेटेड हैं, अंग्रेजी शिक्षा अंग्रेजी स्कूलों में ली है, तो हिंदी का उन्हें शब्द ज्ञान भी नहीं है। तीसरी जो बाधा है हमारे देश में हिंदी को राजभाषा बनाने में वो है डीएमके यानी द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम। यह पार्टी ऐसी है जो देशद्रोह से थोड़ा नीचे ही है, अगर एक और आगे बढ़ जाए तो देशद्रोह की सीमा में पहुंच जाए। सनातन धर्म का विरोध, संस्कृत का विरोध, सनातन ग्रंथों का विरोध, राम सेतु का विरोध, हिंदी भाषा के विरोध, संस्कृत भाषा का विरोध, ये सब डीएमके के डीएनए में घुस चुका है। मैं ये बात स्पष्ट कर दूं, मैं तमिलनाडु के लोगों को नहीं कह रहा हूं, सिर्फ डीएमके को कह रहा हूं, जो एक राजनीतिक पार्टी है और जो पूरे समय विश्व अमन करती रहती है, जिसने यह जहर तमिलनाडु के लोगों में भर दिया है, जिसके कारण हिंदी का प्रचार प्रसार वहां नहीं हो पाता है। जबकि तमिल लोग हिंदी सीखना चाहते हैं। अधिकतर तमिलियन बहुत इंटेलिजेंट, कुशाग्र हैं और वैज्ञानिक, गणितीय हर क्षेत्र में उनका बहुत विकास हुआ है। लेकिन जब भाषा की बात आती है तो सरकार की नीतियां ऐसी हैं कि उन्हें हिंदी सीखने से वंचित कर दिया जाता है, जो राष्ट्र के एकीकरण में बहुत बड़ी बाधा है। और अभी तक जो सरकारें रही हैं केंद्र सरकार में, उनके पीछे हटने का बहुत बड़ा कारण तमिलनाडु रहा है, क्योंकि वहां पर ये राजनीतिक पार्टी, खासतौर से डीएमके, दंगे भड़काती है कि हमारे ऊपर हिंदी थोपी जा रही है। अभी हम आगे देखते हैं कि किस तरह से हिंदी के प्रति घृणा, विरोध ही नहीं घृणा, उनके मन में भरी हुई है। आगे हम स्लाइड में देखते हैं। और अगली बाधा जो है मेंटल स्लेव्स टू द वेस्ट एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन। पश्चिमी संस्कृति और पश्चिमी विचारधारा के लोग जो हैं वो हिंदी के राजभाषा बनने में बहुत बड़ी बाधा है। 0.2% लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजी के अलावा कोई भाषा नहीं समझ सकते हैं। वो ऐसा दावा करते हैं, कितना सही है कितना गलत मुझे पता नहीं है, लेकिन वो लोग भी, लेकिन चूंकि वो बहुत ही प्रभावी हैं, ब्यूरोक्रेसी में है, जुडिशियरी में है, तो ऐसी जगहों पर बैठकर वो इसका विरोध करते रहते हैं। सच्चाई ये है कि सही अर्थों में हिंदी को राजभाषा बनाने में कोई बाधा नहीं है, सिर्फ एक इच्छा शक्ति और मन स्थिति की बाधा है। अगर हम इसे पूरा कर लें तो हिंदी बहुत आसानी से भारत की राजभाषा हो सकती है।
ये ट्वीट मैंने इसलिए निकाला है, ये डीएमके की एक महासचिव हैं, करुणानिधि की सुपुत्री, उनका नाम है कानिमोझी। अब आप इस ट्वीट को देखिए कि उनका माइंडसेट क्या है। ये दिल्ली के एयरपोर्ट पर या चेन्नई के एयरपोर्ट पर जा रही थी और सिक्योरिटी चेक के दौरान, मैं ये बात बताना चाहती हूँ, ये घटना अखबारों में प्रकाशित हुई थी। सिक्योरिटी चेक के दौरान अंग्रेजी में बोल रही थी, तो जो सीआईएसएफ की अधिकारी, महिला अधिकारी थी, उसने उनसे कहा कि आप हिंदी में बोलिए। नहीं, इन्होंने कहा, उसने कुछ हिंदी में प्रश्न किया तो इन्होंने उसका अंग्रेजी में जवाब दिया और कहा कि जो कहा वो लिखा है। उन्होंने खुद ट्वीट किया था कि टुडे एट द एयरपोर्ट अ सीआईएसएफ ऑफिसर आस्क्ड मी इफ आई एम एन इंडियन, व्हिच आई आस्क्ड हर टू स्पीक व्हेन आई आस्क्ड हर टू स्पीक टू मी इन तमिल और इंग्लिश। कहने का मतलब है, ये कह रही हैं कि जब मैंने उससे कहा कि मुझसे तमिल और अंग्रेजी में बात करो क्योंकि मुझे हिंदी नहीं आती, तो उसने मुझसे कहा कि क्या आप भारतीय नहीं हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि हिंदी जानना भारतीय होने का प्रमाण पत्र कब से होने लगा। जो ट्वीट है उसे मूलतः अंग्रेजी में लिखा गया है क्योंकि हिंदी से उन्हें घृणा है, उसे आप पढ़ लीजिए। टुडे एट द एयरपोर्ट सीआईएसएफ ऑफिसर आस्क्ड मी इफ आई एम एन इंडियन व्हेन आई आस्क्ड हर टू स्पीक टू मी इन Tamil or English as I did not know Hindi. I would like to know from when being Indian is equal to knowing Hindi. अब इनकी मनः स्थिति और विचारधारा को समझिए। इनकी अपेक्षा यह है कि सीआईएसएफ ऑफिसर को अंग्रेजी या तमिल आनी चाहिए, लेकिन इनको हिंदी नहीं आनी चाहिए। ये किस किस तरह की घृणा है। एक अधिकारी से वो ये कहती हैं कि स्पीक टू मी इन तमिल और इंग्लिश, ऑर्डर दे रही हैं। क्यों बोले वो? जब भारत की राजभाषा हिंदी है तो उसे हिंदी भी बोलने का अधिकार है और उसने भारत की राजभाषा में आपसे पूछा, तो आप अंग्रेजी में उत्तर देना चाहती हैं, दीजिए। लेकिन आप किसी को ये कैसे सिखा सकती हैं कि अंग्रेजी में बोलो, उसे नहीं आती है तो ये मानसिक जो गुलामी की मानसिकता है, या जो हिंदी के प्रति इतनी घृणा है, और इसे ट्वीट करके और बेमतलब का बखेड़ा खड़ा किया। और उससे भी ज्यादा आश्चर्य होता है जब सर्वाइल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार, सीआईएसएफ केंद्र सरकार के अंदर आती है, उनकी रिप्लाई मैंने पढ़ा। वो लिखते हैं, वार्म ग्रीटिंग्स फ्रॉम सीआईएसएफ हेडक्वार्टर्स, वी सिंसियरली एक्नॉलेज योर अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस। अनप्लीजेंट कैसे हो गया? अगर कोई आपको ये प्रश्न कहता है कि कोई हिंदी में प्रश्न पूछ ले तो अनप्लीजेंट है। यह रिप्लाई भी बहुत ही गलत है और इससे केंद्र सरकार के अधिकारियों की मानसिकता का भी पता चलता है कि वो किस लेवल तक जा सकते हैं। उनको कहना चाहिए था कि हिंदी भारत की राजभाषा है और भारत की राजभाषा में प्रश्न पूछना कुछ अनुचित नहीं है। अगर आपको नहीं आती है तो बात अलग है। फिर आगे लिखते हैं, काइंडली डीएम जर्नी डिटेल्स, यानी कि डायरेक्ट मैसेज करिए हमको अपने यात्रा की डिटेल, नेम ऑफ द एयरपोर्ट, लोकेशन, डेट, टाइम ऑफ द इंसिडेंट फॉर एप्रोप्रिएट एक्शन इन द मैटर, ताकि हम उचित कार्यवाही इस विषय पे कर सके। खैर, जो उनका ऑफिशियल रिस्पांस है, उत्तर है, उस पर हमें कुछ नहीं कहना है। हम ये दिखाना चाहते थे कि किस तरह की मानसिकता के लोग हैं जो अंग्रेजी तो बोल सकते हैं, अंग्रेजी सीख सकते हैं, लेकिन हिंदी नहीं सीख सकते क्योंकि उनके मन में हिंदी के प्रति घृणा है। ऐसे लोगों को दरकिनार करके और बोल देना चाहिए कि आपको हिंदी नहीं आती तो अनंत काल तक, जब तक आपको हिंदी ना आ जाए, आप अंग्रेजी में काम करते रहिए, बाकी भारत तो पूरा हिंदी में काम करेगा। और भारत सरकार को हिंदी को भारत की राजभाषा, पूरी तरह से एकमात्र राजभाषा घोषित कर देना चाहिए, संवैधानिक रूप से, व्यवहारिक रूप से। धन्यवाद। तो इस तरह से किसी की मानसिकता का हमें और किसी की सोच का इंतजार भारत सरकार को नहीं करना चाहिए और भारत को भारत की राजभाषा हिंदी को घोषित करना चाहिए। उसके कारण कुछ मैं दे रहा हूं। दुनिया में कोई ऐसा भी एक भी देश नहीं है जहां 100% एक भाषा बोलने वाले लोग हों। मैंने इस पर काफी शोध किया है और जो चीजें आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं वो इस तरह है कि कोई भी दुनिया में ऐसा देश नहीं है जो मोनोलिंग्विस्ट हो, जो सिर्फ एक भाषा बोलता हो, उसके 100% लोग। जैसे सबसे ज्यादा मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं यूएसए का। अमेरिका को समझा जाता है कि अमेरिका एक अंग्रेजी भाषी देश है क्योंकि ज्यादातर अंग्रेज जाकर वहां पर बसे थे। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, 22% लोग अमेरिका में ऐसे हैं जिनकी पहली भाषा अंग्रेजी नहीं है, 22%।
जहाँ जो अंग्रेजी भाषा की जो जननी है इंग्लैंड, वहाँ पर 2% जनसंख्या ऐसी है जिसकी पहली भाषा अंग्रेजी नहीं है। जर्मनी में 5% लोग जर्मन नहीं जानते, या अगर जानते हैं तो वो उनकी पहली भाषा नहीं है। इस तरह से दुनिया में अनेक देश हैं। रूस भी ऐसा देश है जहाँ 15% लोगों की भाषा पहली भाषा रूसी नहीं है। लेकिन ये सारे देश ऐसे हैं जिनकी राजभाषा वही है जो उनकी मेजॉरिटी बोलती है। यानी अमेरिका में इंग्लिश, इंग्लैंड में इंग्लिश, जर्मनी में जर्मन, रूस में रसियन, स्पेन में स्पेनिश। तो कोई भी ऐसा देश कभी नहीं हो सकता जहां 100% लोग एक भाषा बोले, और भारत में तो कभी नहीं हो सकता। तो क्या हम भारत में कभी भी इस देश की भाषा को राजभाषा नहीं बनाएंगे? तो 100% का इंतजार किस लिए किया जा रहा है? भारत सरकार का ये कर्तव्य है, भारत की संसद का ये कर्तव्य है कि इसे लागू करे और हिंदी को भारत की राजभाषा व्यावहारिक रूप से, संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से घोषित करे। धन्यवाद। इस प्रेजेंटेशन में जो मेरी पुस्तक से लिया गया 5वां चैप्टर है, जो 5वां विषय है जिस पर भारत सरकार को कानून बनाना चाहिए, वह विषय है वन नेशन वन इलेक्शन, यानी एक राष्ट्र एक चुनाव। यह पुस्तक लगभग 1 वर्ष पहले लिखी गई थी और पुस्तक की एक प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजी गई थी, क्योंकि यह पुस्तक साइलेंट कॉन्स्टिट्यूशन डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस अंग्रेजी में और मौन संविधान भयानक परिणाम हिंदी में, यह पुस्तक प्रधानमंत्री को ही समर्पित है। और उसका कारण यह है कि भारत का प्रधानमंत्री ही ऐसी स्थिति में है जो इन कानूनों को बना सकता है। तो 1 वर्ष लिखी गई थी यह पुस्तक पहले, और सौभाग्य की बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने संसद में इसके लिए प्रस्ताव रखा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस विषय पर आगे कार्य होगा। लेकिन इसकी चर्चा मैंने अपनी पुस्तक में बहुत पहले लगभग 1.5 वर्ष पहले की थी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम ये जानें कि प्रस्ताव क्या है। प्रस्ताव है कि हमारे राष्ट्र में एक राष्ट्र एक चुनाव की नीति लागू की जानी चाहिए। अभी क्या हो रहा है कि लोकसभा का चुनाव अभी 2024 में होगा, फिर उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव 2027 में होगा, अभी 3 विधानसभाओं का चुनाव हुआ है। तो प्रतिवर्ष कोई न कोई चुनाव होता रहता है। इसके नुकसान और फायदे क्या हैं वो हम इस स्लाइड में देखेंगे, और एक राष्ट्र एक चुनाव क्यों होना चाहिए उसको भी हम इसमें समझेंगे। तो प्रस्ताव यही है कि वन नेशन वन इलेक्शन, यानी वन इलेक्ट के नाम से मैंने इसे नाम दिया है, जिसका मतलब है कि लोकसभा, भारत की लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव एक साथ होना चाहिए। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो प्रस्ताव में ये कहा गया है कि 5 साल में सिर्फ एक बार चुनाव होना चाहिए, और उसी में लोकसभा का चुनाव होना चाहिए और भारत के सभी राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव होना चाहिए। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों होना चाहिए? ये प्रस्ताव क्यों लाया गया है? ये इसलिए लाया गया है, स्लाइड में आपको पूरा डिटेल दिखाई देगा, लेकिन मैं ब्रीफली बता देता हूं कि पिछली जो लोकसभा का चुनाव हुआ था 2019 में, उसमें सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज ने जो स्टडी की थी उससे सामने आया था कि भारत के सिर्फ लोकसभा के चुनाव में लगभग $8 बिलियन, फिर से कह रहा हूं $8 बिलियन, यानी लगभग 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। अब यह बात आसानी से यह हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं आसानी से कि इतना ही कम से कम या इससे ज्यादा सभी विधानसभाओं के जो अलग अलग चुनाव होते हैं उनमें खर्च होता होगा। तो सीधा सा गणित यह है कि अगर हम लोकसभा और विधानसभाओं का चुनाव एक साथ करेंगे तो कम से कम 60,000 करोड़ रुपए यानी $8 बिलियन हम बचा सकते हैं। अब यह पैसा कितना होता है इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं। और कंपैरिजन ये है कि दुनिया में ऐसे 50 देश हैं, देयर आर 50 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, जिनकी कुल जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद इतना नहीं है जितना भारत अकेले लोकसभा के चुनाव में खर्च करता है।
और ये इतनी बड़ी अमाउंट है कि किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान की कुल जो जीडीपी है वो 60,000 करोड़ रुपए के बराबर है। हम इससे समझ सकते हैं। और दूसरी तुलना हम इस तरह कर सकते हैं कि जो दुनिया का सबसे समृद्ध और शक्तिशाली देश है अमेरिका, उसके राष्ट्रपति के चुनाव में, पिछले चुनाव में 6.5 बिलियन डॉलर खर्च हुए थे, जो कि लगभग 45,000 करोड़ रुपए के लगभग आता है और हमारे खर्चे का 3/4 है। तो कहने का मतलब यह है कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव पर इतना खर्च होता है और हमारी लोकसभा के चुनाव पर 60,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं और इतना ही विधानसभाओं पे खर्च होता है, तो हम क्यों ना दोनों का चुनाव एक साथ करें और जो कम से कम 60,000 करोड़ रुपए आज के मूल्य के हिसाब से खर्च हो रहे हैं, उस पैसे को बचाकर राष्ट्र के विकास के लिए क्यों नहीं खर्च किया जाना चाहिए। अब प्रश्न ये आता है कि एक राष्ट्र एक चुनाव में कठिनाइयां क्या है। एक राष्ट्र और एक चुनाव में जो कठिनाइयां हैं वो हम उनको इस तरह एनलिस्ट कर सकते हैं कि एक तो संवैधानिक कठिनाई आ सकती है। आर्टिकल 172 यानी 172(1) में यह प्राविधान है कि हर विधानसभा का जो कार्यकाल है 5 वर्ष का होगा। तो अब जो विधानसभाएं इस समय चल रही हैं उनके कार्यकाल को कैसे घटाया जाए, अगर हम घटाते हैं तो वह असंवैधानिक होगा। इसके लिए जरूरी है कि राज्यों से भी बात की जाए और उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए और संविधान में संशोधन किया जाए। बिना संवैधानिक संशोधन के यह कार्य संभव नहीं है। दूसरा यह है कि कोई भी कानून अभी तक ऐसा नहीं है जिसकी वजह से विधानसभाओं को डिसॉल्व किया जाए। आर्टिकल 356 में, संविधान के आर्टिकल 356 में गवर्नर को विशेष परिस्थितियों में यह अधिकार है कि वह विधानसभाओं को भंग कर सकता है, जबकि लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया हो, कानून व्यवस्था ठप हो गई हो और राज्य में कोई सरकार बन पाने की स्थिति ना हो, तो ऐसा कर सकता है। अब ये इसके साथ एक प्रश्न ये भी आता है कि वर्तमान परिस्थिति में राज्यपाल क्या इन विधानसभाओं को भंग कर सकता है, तो उत्तर है नहीं। तो यह सब संभव नहीं है तब तक जब तक कि भारत की संसद इस पर कानून न बनाए। और सिर्फ कानून बनाने से नहीं होगा, जो भी राज्य हैं उनको सबको विश्वास में लेना पड़ेगा, सर्वोच्च न्यायालय को विश्वास में लेना पड़ेगा, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको विश्वास में लेना पड़ेगा और यह बताना पड़ेगा कि यह कानून बनाना आवश्यक क्यों है। अब हम आगे आते हैं और ये देखते हैं कि एक राष्ट्र एक चुनाव के फायदे क्या हैं। सबसे बड़ा फायदा तो जो मैंने पहले बताया वो ये है कि हम कम से कम 60,000 करोड़ रुपए यानी 8 बिलियन डॉलर्स बचा सकते हैं, जो राष्ट्र के दूसरे कार्यों में खर्च होगा। दूसरा, जो पूरे वर्ष, पूरे समय, वर्ष में 3-3 बार विधानसभाओं के चुनाव हो रहे हैं, कभी लोकसभा का हो रहा है, कभी एक राज्य की विधानसभा का हो रहा है, तो एक कंटिन्यूअल इलेक्शन मोड में जो देश रहता है उससे हम बच जाएंगे। अब उससे नुकसान क्या होता है कि जब भी चुनाव होना होता है तो इलेक्शन कोड लागू हो जाता है, जिसमें सरकारें कोई निर्णय नहीं ले सकती हैं, कोई बड़ी घोषणाएं नहीं हो सकती हैं, कोई कार्य नहीं हो सकता है। तो इससे राष्ट्र की प्रगति में बहुत रुकावटें आती हैं। उसके अलावा इलेक्शन कराने के लिए सरकार की बहुत बड़ी मशीनरी डिप्लॉय की जाती है, लगाई जाती है। प्रोफेसर से लेकर के प्राइमरी स्कूल के टीचर तक की ड्यूटी लगाई जाती है, कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, कोई असिस्ट करता है। तो इस तरह से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को बंद करना पड़ता है। विद्यार्थियों के जो स्टडी आवर्स हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेस को विड्रॉ करके राज्यों में लगाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि वो अपनी जो मौलिक कर्तव्य है, जो जिसके लिए उनको रखा गया है, उनको इलेक्शन कराने के लिए नहीं रखा गया है, उससे वो वंचित हो जाते हैं। अगला फायदा ये है कि जो चुनाव आयोग है उसको प्रतिवर्ष जल्दी जल्दी जो वोटर्स लिस्ट है उसे रिवाइज करना पड़ता है। तो अगर 5 वर्ष में एक बार चुनाव होंगे तो अच्छी तरीके से तसल्ली बख्श चुनाव आयोग को यह समय मिल जाएगा कि वो ठीक तरीके से
जो वोटर लिस्ट है उसे अपडेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते, उसके अलावा क्या है कि जो राजनैतिक पार्टियां हैं उनको भी बहुत खर्च करना पड़ता है। अगर मान लीजिए एक राजनैतिक दल अ, विधानसभा के चुनाव में पैसे खर्च कर रहा है, फिर दूसरी विधानसभा के चुनाव में कर रहा है, फिर लोकसभा के चुनाव में कर रहा है, तो राजनैतिक दलों के ऊपर भी बहुत आर्थिक दबाव आता है। अगर एक बार में ही ये चुनाव होते हैं तो राजनीतिक दलों को भी अपनी नीतियों और कार्यों, समाज सेवा के लिए समय मिलेगा और 5 साल में एक बार ही चुनाव की तैयारी करनी पड़ेगी। विद्यार्थियों को ये फायदा होगा कि जो अध्यापक, जो स्कूल कॉलेज बंद कर दिए जाते हैं क्योंकि इलेक्शन हो रहे हैं, तो ये जो बार-बार बंद होता है इससे उनको छुटकारा मिल जाएगा और अध्यापक भी और विद्यार्थी भी अपना समय अधिक एकेडमिक कार्यों में यानी कि शैक्षणिक कार्यों में लगा पाएंगे। अब ये हो कैसे सकता है? क्योंकि इसमें बहुत सारी बाधाएं हैं। यह हो इस तरह हो सकता है कि सरकार एक पहल करे और जिसमें सभी राज्य सरकारों को प्रस्ताव भेजा जाए और उन्हें ये जो फैले हुए चुनाव हो रहे हैं, इनसे जो नुकसान हो रहा है उसके बारे में उन्हें जागृत किया जाए और फिर एक राष्ट्रीय इस पर विचार हो। चूंकि जैसा कि मैंने बताया, पुस्तक 1.5 साल पहले लिखी गई थी तो ये प्रस्ताव दिए गए थे और सौभाग्य से सरकार ने इस पर इसी दिशा में काम किया है। माननीय पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ है जो इस विषय पर विचार कर रही है। मुझे बहुत अधिक खुशी इस बात की होती है कि हमारा प्रस्ताव लगभग डेढ़ वर्ष पुराना आया था और सरकार ने उस दिशा में काम किया है। आवश्यक नहीं कि मेरी पुस्तक से उठा के किया हो क्योंकि प्रधानमंत्री का स्वयं का यह विचार था, लेकिन प्रसन्नता का विषय यह है कि इस विषय पे कार्य हो रहा है जो राष्ट्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो समिति जो अपना विचार देगी, मुझे पूरा विश्वास है कि आगे इस पे कार्रवाई होगी और एक राष्ट्र एक चुनाव एक रियलिटी, एक वास्तविकता बनेगा। एक बात और भी है कि एक राष्ट्र एक चुनाव सभी समस्याओं का समाधान नहीं है। हम जानते हैं कि हम जब किसी समस्या का समाधान निकालते हैं तो वह समाधान भी कुछ समस्याएं लेकर आता है। अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि एक राष्ट्र एक चुनाव प्रभावी हो जाता है तो भविष्य में भी बहुत सी बाधाएं आएंगी, जैसे जिसका निवारण सरकार को और संसद को, देश को पहले ही करना पड़ेगा। मान लीजिए ऐसी स्थिति बनती है कि एक राष्ट्र एक चुनाव एक रियलिटी, वास्तविकता बन जाता है, सभी विधानसभाओं और लोकसभा का चुनाव एक साथ होता है। अब किसी कारणों से, चूंकि लोकसभा में संख्या के आधार पर सरकार बनती है, अगर इलेक्शन हुआ और 272 प्रत्याशी किसी पार्टी के नहीं आए, कोalition गवर्नमेंट बनी या कोalition गवर्नमेंट भी बनी और गिर गई, तो उस स्थिति में क्या होगा? क्या लोकसभा को अगले 5 साल तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक विधानसभाओं का चुनाव का समय नहीं आता, या सभी विधानसभाओं को भंग करना पड़ेगा और लोकसभा के साथ चुनाव कराना पड़ेगा? ये ऐसे विषय हैं जो आते रहेंगे। अब इसी से संबंधित है कि मान लीजिए लोकसभा तो चल रही है लेकिन किसी राज्य की विधानसभा गिर गई या वहां की सरकार गिर गई और कोई विकल्प नहीं है, फिर क्या करना होगा? तो ये जो बाधाएं हैं ये आ सकती हैं। इस पर सरकार को स्पष्टतः कानून बनाना पड़ेगा और इसके उपाय हमने अपनी पुस्तक में लिखा है। एक तो ये हो सकता है कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन का प्राविधान है, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव है, उसको स्वीकार करने के पहले अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले से ये पूछा जाए कि अगर सरकार गिर जाती है, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो आपके पास क्या विकल्प है सरकार बनाने का? अगर वो यह प्रमाण दे देते हैं कि उनके पास बहुसंख्यक सरकार बनाने का विकल्प है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी कि अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार किया जाए, वरना इसे अस्वीकार कर दिया जाए, जैसा कि जर्मनी में होता है। जर्मनी के संविधान में प्राविधान है कि जो व्यक्ति या जो भी पार्टी नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आएगी, वो यह भी बताएगी कि सरकार गिरने के बाद वो सरकार बनाने की स्थिति में है क्या और कैसे है। कह देने से नहीं होगा, पूरा उसका प्रमाण देना होगा। अभी हमारे देश में क्या होता है, सबसे बड़ा उदाहरण है, जब वाजपेयी जी की सरकार थी तो कॉन्फिडेंस मोशन को गिरा दिया विपक्ष ने और स्वयं भी उनके पास सरकार बनाने की कोई शक्ति नहीं थी। परिणाम ये हुआ कि 13 दिन के अंदर ही फिर से इलेक्शन कराने पड़े, एक बार फिर 13 महीने के बाद इलेक्शन कराने पड़े। तो इस तरह से उस दौरान, जिस पीरियड की मैं बात कर रहा हूं,
जो लोकसभा का औसत कार्यकाल था वो मात्र 2 वर्ष का था। यानी कि 5 साल जो लोकसभा चलनी चाहिए, उसका गठन 3 बार करना पड़ा और ये इस संवैधानिक कमजोरी के कारण हुआ। तो यह आवश्यक है कि जब हम एक राष्ट्र एक चुनाव की बात कर रहे हैं, तो इस विषय पर बहुत ही पुख्ता और सोच समझकर कानून बनने चाहिए कि अगर सरकारें बीच में गिर जाती हैं, तो किस तरह से उस विधानसभा का या लोकसभा का या सरकार कैसे चलेगी। तो एक तरीका ये हो सकता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने वाले से पूछा जाए कि क्या वो सरकार बनाने की स्थिति में होगा? अगर नहीं है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन को रिजेक्ट कर देना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति बनती है कि बहुमत किसी को प्राप्त नहीं है, तो उस स्थिति में और बहुमत प्राप्त हो भी नहीं पा रहा है, तो उस स्थिति में जो सबसे बड़ी पार्टी है, उसकी सरकार को चलने देना चाहिए और इस दौरान कोई भी नो कॉन्फिडेंस मोशन तब तक नहीं आने देना चाहिए जब तक कि वह ग्रुप या वह दल, वह घटक, वह फ्रंट ये इस स्थिति में सिद्ध नहीं कर देता कि वह सरकार को बना सकता है और चला सकता है। तो मित्रों, मैंने अपनी पुस्तक से ऐसे 5 विषयों को उठाया जो राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। पुस्तक में कुल 21 चैप्टर हैं, 21 विषय हैं जो हमने उठाए हैं, उनमें से 5 को हमने बताया। अगर आपको राष्ट्र के हित में ऐसे बाकी विषयों को भी जानना समझना है, तो आप हिंदी और अंग्रेजी में क्रमशः इस पुस्तक को खरीद सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसके वीडियोज़ भी मेरे यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध हैं, जिन्हें आप देख करके इनकी विषय वस्तु को समझ सकते हैं। और इसी के साथ मैं अपने प्रेज़ेंटेशन, अपने विषय को समाप्त करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।